Hello everybody. A very beautiful good morning. एक बार बच्चों मुझे चेक कर लेने देंगे इफ आई एम लाइव. 1 मिनट रुकिएगा जब तक आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या मैं लाइव हूं. हाँ जी, यस वी आर लाइव. मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग. चलिए जी, ऑल राइट, आ जाइए. राधे राधे मैम, राधे राधे बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. अरे आपकी नई जर्नी में ग्रुप 2 की जो नई जर्नी तो नहीं है तुम्हारी. ग्रुप 1 ऑलरेडी तुम्हारा चल रहा था, तो जर्नी तो पुरानी है, लेकिन इस पुरानी जर्नी में थोड़ा ब्रेक लगा था. अब ये ब्रेक के बाद जर्नी वापस स्टार्ट हो रही है. स्वागत है आप सभी का ग्रुप 2 के क्लासेस में. ग्रुप 2 का ये जो तुम्हारा फेज है वो स्टार्ट हो रहा है, राइट. ये एक पड़ाव है बेटा, है ना. ग्रुप 1 फिर ग्रुप 2, तो सेकंड पड़ाव में पहुंच चुके हो तुम सीए इंटरमीडिएट के. आई होप आज आपको काफी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आपने काफी सारा पोर्शन अपना कंप्लीट कर दिया है एंड फाइनली आप ग्रुप 2 पर अब पहुंच गए हैं. तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस. आधा जर्नी खत्म करने के लिए आधी अभी बाकी है, राइट. और ये आधी जर्नी भी ब्यूटीफुल होगी, बहुत अच्छी होगी, मजेदार होगी. मैडम कुछ भी डिफिकल्ट है क्या? पहले तो एक मेरी बात ना गांठ बांध के रख लो बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज. बिफोर मैं तुम्हें बैच की कोई भी जानकारी दूं, बिफोर मैं तुम्हें बैच के बारे में कुछ भी बताऊं, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूं कि सबसे पहले इट इज नॉट डिफिकल्ट. इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ठीक है. इट इज वेरी इजी, ठीक है. ये जो सब्जेक्ट है ऑडिट का, ये तुम्हें मोर देन एनीथिंग ये सब्जेक्ट तुम्हें फील करना है बेटा. इट इज अ फीलिंग. ऑडिट क्या है? ऑडिट इज अ फीलिंग बेटा, ठीक है. तुम्हें फील करना है, तुम्हें ये इमेजिन करना है मेरे साथ कि तुम ऑडिट पे जा रहे हो और तुम कैसे चेकिंग करोगे. इट्स जस्ट प्योर इमेजिनेशन, इट्स अ फीलिंग. एंड ये थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, पर ये बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है. जो आपने अभी तक थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना, चाहे लॉ का पढ़ा हो, चाहे कोई भी दूसरे थ्योरी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हो, उससे बिल्कुल हटकर है ऑडिट का सब्जेक्ट. ये थ्योरी है लेकिन प्रैक्टिकल जैसा है, जैसा प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि तुम सिर्फ इमेजिन करोगे इसमें कि तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा, तुम ये करोगे तो क्या होगा. एकदम लॉजिकल सब्जेक्ट है. तो डरना नको, चिल करके पढ़ने का है, मजे से पढ़ने का है, और ऑडिट में तुम्हें बहुत मजे आएंगे, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देती हूं आज पहले दिन, ठीक है. तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हारा सारा जो टेंशन है वो तुम सारा मेरे शोल्डर पे छोड़ दो, ठीक है. मैडम सारा टेंशन आपका और सारे मजे हमारे, ठीक है, चलेगा. टेकन, ओके. चलिए, ऑल राइट, आ जाइए. चलिए एवरीबडी आ जाओ बच्चों. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. चलिए आ जाओ बच्चों. मैम 20 डेज के बाद आपसे मिले हैं. अरे अरे अरे, मिस किया कि नहीं मेरे को? वैसे मत बोलना मैडम, मिस नहीं किया तुमको हमने, है. अरे झूठी बोल दो, कोई नहीं है. मिस तो थोड़ा बहुत किया होगा. नहीं किया तो बोल दे बेटा, मिस किया. चला मैम, पेपर आप दे देंगे? नेकी और पूछ पूछ. मैडम एक काम करो ना यार, तुमको इतना इजी लगता है तो पेपर तुम ही दे दो. हाँ बेटा, आई विश कि ऐसा हो सकता, पर मैं सीए बन चुकी हूं और अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सीए के एग्जाम्स को वापस देने का. हमारा तो हो गया बेटा. अब हम इनके एग्जाम सेंटर के नजदीक भी नहीं जाने वाले, ठीक है. मेरा तो हो गया, ओके. तो अब मैं कोई किसी के लिए एग्जाम नहीं देने, अगर ऑप्शन होता तो भी नहीं देती मैं, ठीक है. चलो आ जाओ एवरीबडी. मैम फाउंडेशन आप ही से पढ़ा था. चलो वेरी गुड जयेश. 3 महीने के बाद. हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. आ जाओ बच्चों, आ जाओ. चलो अच्छा, सबसे पहले बहुत सारे बच्चे आज की क्लास में, कुछ बच्चे तो हो सकता है एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे आज हो सकता है डेमो भी देखे. मैं तुमको बोलूंगी बिंदास बेटा, तुम लोग डेमो देखो. बिंदास तुम लोग ऑडिट के फर्स्ट 5 क्लासेस यूट्यूब पर होने वाले हैं, तो बिंदास तुम अपने हिसाब से देखो कि तुम्हें कितना मजा आ रहा है. देखो पढ़ना तो तुम्हें ही है एट द एंड ऑफ द डे. चाहे रो के पढ़ो, चाहे हंस के पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना. पर हंस के पढ़ोगे, पॉजिटिविटी के साथ पढ़ोगे, ध्यान दे के पढ़ोगे तो फायदा आप ही का होगा. और मैं तुम्हें इस चीज की प्योर गारंटी देती हूं कि ऑडिट तुम्हारे ब्लड में जाएगा. ये तुम्हारा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स बन जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस बैच.
इस बैच के एंड में ऑडिट आपका 6 सब्जेक्ट्स में से सबसे एक पसंदीदार सब्जेक्ट होगा। हालांकि तुम ऑपोजिट सुनते हो, तुमने अपने दोस्तों से, अपने सीनियर्स से ये सुना होगा, ए ऑडिट ना, मजा नहीं आता यार। अब तुमको पता चलेगा कि थियोरी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, स्पेशली अ सब्जेक्ट विच इज एज प्रैक्टिकल एज ऑडिट। तो तुम्हें बहुत मजा आएगा एंड आई कैन गारंटी ये बैच खत्म होने के बाद मैं तुमसे पूछूंगी, बता ऑडिट तेरा फेवरेट है कि नहीं, ठीक है। तो ऑडिट आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स होगा, क्योंकि ऑडिट में आपके दिमाग में छप जाएगा बेटा, चीजें छपने वाली है ऑडिट में। ऐसा होगा कि जनरली हमारे बैच में क्या होता है, बाय द एंड ऑफ द बैच बच्चों को ये तक याद रहता है कि ये पॉइंट राइट साइड के पेज में था कि लेफ्ट साइड के पेज में था, ये तक याद रहता है, क्योंकि हम ऑडिट को इतना डीपली, इतना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ और इतना फील करके पढ़ने वाले। इट्स अ फीलिंग, लाइक आई सेड। जैसे मैंने ये क्लास स्टार्ट की थी तो तुम्हें कहा था ऑडिट इज अ फीलिंग। तो ऑडिट इज अ फीलिंग, यू हैव टू फील द सब्जेक्ट। ओके, चलो आ जाओ। ओके, खून में मिक्स। हाँ, अभी कोई बोलेगा मैडम खून में तो हमारे टैक्स है। हाँ, गावा सर ने खून में टैक्स डाल दिया। खून में टैक्स तो है, रेड ब्लड सेल्स है ना, अब खून में व्हाइट ब्लड सेल्स भी तो चाहिए, फिर ऑडिट भी डालना ही पड़ेगा तुम्हारे खून में, ठीक है। चलो ओके, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। चलिए अब चलें आगे, थोड़ी बातें करते हैं इस सब्जेक्ट को लेकर कि इस सब्जेक्ट में तुम्हारे साथ क्या क्या शेयर होगा। बहुत सारे बच्चों को तो ऑलरेडी बुक्स मिल गई होगी। अच्छा, मुझे एक सारे बच्चे बताओ, तुम लोग को बुक्स मिल गया है क्या? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बहुत पहले ही दोनों ग्रुप्स के क्लासेस एनरोल कर लिए थे, तो उन लोगों को तो घर पे बुक्स चली गई होगी। बट बहुत सारे बच्चों ने अभी एनरोल किया है, तो कुछ बच्चों के पास अभी तक क्लासेस नहीं होगी, तो मतलब बुक्स नहीं होगी। तो मोस्टली सबको मिल गया, आप लोग सबको तो मिल गया होगा, मोस्टली मिल गया होगा। चलो, वेरी वेरी गुड। अच्छा, मोस्टली मिल गया है ना? अच्छा, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑलरेडी रिसीव्ड। चलो, वेरी वेरी गुड। तो फिर भी मैं आप लोगों को, जिनको नहीं मिली है, मोस्टली मेजॉरिटी बच्चों को मिल गई है, पर फिर भी मैं आप लोगों को और क्लैरिटी के लिए कुछ चीजें बताती हूँ बेटा, ठीक है। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। तो बेटा ये जो ऑडिट का सब्जेक्ट है ना, ये हम कैसे पढ़ने वाले हैं ये अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसमें हम आपके साथ क्या बुक्स शेयर करेंगे, कैसे ऑडिट की तैयारी करेंगे, वो सारा अभी इस फर्स्ट, क्योंकि आज पहली क्लास है, नया सब्जेक्ट है, आज थोड़ी इंट्रोडक्टरी क्लास है जहां ऑडिट का इंट्रोडक्शन होगा। हम क्लास में कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में भी बात होगी। आपके जो भी मन में डाउट है, गिले हैं, शिकवे हैं इस सब्जेक्ट को लेकर, बिंदास पूछना मेरे से, अपने एड्रेस करेंगे सारी बातें, ठीक है। चलो तो मैडम सबसे पहले आप हमें बताएं ये जो ऑडिट का सब्जेक्ट है, इसमें आप हमारे साथ कौन कौन से बुक्स शेयर करने वाले हो और इन बुक्स की क्या वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू मतलब इन बुक्स से हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आपको मैं प्रिंटेड फॉर्म में मोस्टली बच्चों को मिल गई होगी, जिसको नहीं मिली मिल जाएगी, डोंट यू वरी, ठीक है। प्रिंटेड फॉर्म में आपके साथ 3 बुक्स बेटा शेयर की जाएगी। ओके, हाँ जी मैडम। पहली बुक होगी आपकी मेन बुक, ठीक है, मेन बुक जिसमें से हम ऑडिट पढ़ने वाले हैं। ये एक तरीके से मेन बुक क्या है, आपके पूरे के पूरे स्टडी मैट को कवर करती है, ठीक है। तो अगर आप मेरे से ऑडिट पढ़ रहे हो तो आपको एक चीज की मन में शांति रखनी है, वो ये कि आपके स्टडी मैट का कोना कोना, देखो स्टडी मैट आपके लिए क्या है, जैसे भगवत गीता होती है, आपके लिए स्टडी मैट भगवत गीता ही है, आईसीआई की दीवी गीता है आपके लिए ये आपका स्टडी मटेरियल। तो अपने मेन बुक में ईच एंड एवरीथिंग जो आपके स्टडी मटेरियल में है वो आपके मेन बुक में कवर्ड है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम स्टडी मटेरियल में दी गई है और हम क्लास में नहीं करेंगे, ऐसा कतई नहीं होगा। एक एक कोना हम स्टडी मटेरियल का कवर करेंगे, इसमें से हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द मेन बुक। अब मेन बुक को भी मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है, स्टडी मैट थोड़ी बोरिंग लगती है क्योंकि ऐसा ब्लैक व्हाइट होता है, तो मेन बुक को मैंने और थोड़ा चित्रकारी डाल के इंटरेस्टिंग बनाया है आपके लिए, ठीक है। दूसरा बेटा प्रिंटेड फॉर्म में जो तुम्हें बुक दी जाएगी वो होगी मेरी समरी बुक, ठीक है। समरी बुक कैसी बुक होगी बेटा? समरी बुक एक ऐसी बुक है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स को झटपट रिवाइज करना है, क्योंकि देखो टाइम कंस्ट्रेन तो होता है ना, जैसे अगर एक चैप्टर 1, मान लो चैप्टर 1 मेन बुक में अराउंड लेट्स से 30 पेजेस का है, तो समरी बुक में वो होगा अराउंड
12 या 13 पेजेस का होगा। तो समरी बुक क्या है बेटा, एक तरह से पूरे कॉन्सेप्ट इसमें समराइज किए हुए हैं। कभी भी तुम्हें क्विक रिवीजन करना हो, कभी भी तुम्हें फटाफट रिवीजन करना हो, तो आप समरी बुक से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई समरी बुक आपकी। और तीसरी बुक एमसीक्यू बुक होती है। एमसीक्यू बुक क्यों दी जाती है? क्योंकि 30 मार्क्स के आपके एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं बेटा। 30 मार्क्स के आपके ऑडिट में एमसीक्यू आएंगे। तो एमसीक्यू में मैं चाहती हूं कि तुम 30 आउट ऑफ 30 ही स्कोर करो। एक भी बच्चे का एक भी मार्क्स एमसीक्यू में नहीं कटना चाहिए। ये मेरा हमेशा मतलब हर ऑडिट का जब हम बैच स्टार्ट करते हैं तो टारगेट यही होता है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, मेजॉरिटी बच्चे, देखो मैं इस चीज पे बिलीव करती हूं कि अगर जैसे मान लो ये बैच मैं चालू कर रही हूं, इसमें से मान लो 10 बच्चों को 70s में आ गए या 10 बच्चों का 80s में आ गया, तो क्या मैडम बैच सक्सेसफुल हो गया? नहीं बेटा, बैच सक्सेसफुल तब होता है जब मेजॉरिटी बच्चे 60 प्लस स्कोर करें। जब क्लास में अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो कम से कम आपके 60 से 70 बच्चे जब 60 प्लस स्कोर करते हैं ना, तो बैच सक्सेसफुल होता है, राइट? तो मैं आप सबको बोलूंगी, मेजॉरिटी बच्चे मेरे क्लास में, मेजॉरिटी क्यों एग्जाम्शन स्कोर करते हैं? अगर आप मई का रिजल्ट देखो, सितंबर का देखो, उससे पहले वाले अटेम्प्ट्स का देखो, क्यों स्कोर करते हैं? क्योंकि मेरा फोकस क्लास में सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे रहेगा। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना, तो एमसीक्यू में एक नंबर नहीं कटेगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारे 30 आउट ऑफ 30 तुम्हारी पॉकेट में होने चाहिए। इजी मार्क्स है, 30 के 30 तुम्हारी पॉकेट में होने चाहिए। मेन चीज है कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है ना, तो 30 तुम्हारी पॉकेट में होंगे ही। और ये हमें फोकस रखना है कि एक भी मार्क्स हमारा एमसीक्यू में नहीं कटेगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गए बेटा प्रिंटेड फॉर्म में। इसके अलावा मैं तुम्हारे साथ और 2 बुक्स शेयर करूंगी, ये जो पीडीएफ फॉर्म में होगी। मैडम कौन सी 2 बुक्स शेयर होगी? बेटा जी, एक बुक्स आपकी शेयर होगी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बुक। हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे इसमें, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ईच एंड एवरी चैप्टर जब हम खत्म करेंगे तो उसके बाद हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे क्लास में। ठीक है, तो जैसे हम एक चैप्टर खत्म करेंगे तो उस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसको भी हम क्लास में ही ऑडिट में क्या करेंगे, कवर करेंगे। जैसे चैप्टर 1 हमने कवर किया तो उसके क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, अलग से डिस्कशन करेंगे। तो ये होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की एक बुक। चैप्टर वाइज इस बुक में आपके क्वेश्चंस होंगे। पिछले अटेम्प्ट के आरटीपीज के, एमटीपीज के जो क्वेश्चन है वो इस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बुक में होने वाले हैं। और दूसरा बेटा मैं आपके साथ जो पीडीएफ फॉर्म में शेयर करूंगी वो होगा ऑडिट का हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स। तो हर एक चैप्टर के एक्सेप्ट 2 to 3 चैप्टर्स, एक्सेप्ट 2 चैप्टर को छोड़ के आपको सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगी जो पर्सनली मैंने लिखे हैं। हर एक चैप्टर के नोट्स मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना दिए हैं। तो मैं आप लोगों को उसका एक लुक दिखाने वाली हूं कि कैसे हैंड रिटन नोट्स होते हैं। चलो देखो, हर एक चैप्टर, ईच एंड एवरी चैप्टर को मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी हैंड रिटन फॉर्मेट में लिख दिया है। तो इससे क्या होगा, इस पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स में कीवर्ड्स है बेटा, कि तुमको आंसर में कौन कौन से कीवर्ड्स लिखने हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो तुम आंसर राइटिंग जान जाओगे कि आंसर में कैसे लिखना है, अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखना है वो भी तुम जान जाओगे। हर एक चैप्टर का आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड होगा। दीज आर स्पेशली क्यूरेटेड बाय मी। एक्सेप्ट 2 चैप्टर्स को छोड़कर मैंने सारे चैप्टर्स के लिए आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। ये हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक चैप्टर के लिए। आप चाहो तो इसे प्रिंट करवा सकते हो। और बेटा इन हैंड रिटन नोट्स की मदद से आपको काफी सारी चीजें क्लियर होगी। क्या? आपको पहले तो क्लियर होगा आंसर कैसे लिखना है, आंसर में क्या क्या कीवर्ड्स लिखने हैं, आंसर कैसा होना चाहिए। और बुक की लैंग्वेज याद तो नहीं रह सकती, तो बुक की लैंग्वेज में तो लिखा जा ही नहीं सकता, तो अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखना है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स देखोगे, सारे के सारे चैप्टर का ईच एंड एवरी पॉइंट इस हैंड रिटन नोट्स में कवर्ड होगा। तो ये हैंड रिटन नोट्स भी आपको मेरे तरफ से शेयर किए जाएंगे ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। ठीक है, ये सारा चार्ट मैनर में ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। ये सब आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो बैच में सिर्फ तुम यही नहीं सीखोगे कि कहां गया, बैच में तुम यही नहीं सीखोगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो एक चीज है,
देखो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो इज वन थिंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वन थिंग, वो तो आएगी ही, वो तो हम पढ़ेंगे तो हर एक चीज को विद एग्जाम्पल्स विद प्रैक्टिकल अप्रोच पढ़ेंगे। दूसरी चीज जो आप मेरे साथ पढ़ोगे वो है आंसर्स को लिखना कैसे है, क्योंकि उसके लिए मैं आपको दूंगी हैंड रिटन नोट्स। तो हर पॉइंट, अगर उस पॉइंट पे एग्जाम में सवाल आएगा तो तुम उसे कैसे लिख सकते हो वो तुम्हें हैंड रिटन नोट्स सिखाएगा। इस हैंड रिटन नोट्स में हर एक चैप्टर के कीवर्ड्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। और क्लास के बाद हम इन हैंड रिटन नोट से, समरी बुक से रिवीजन भी करेंगे ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। तो ये हैंड रिटन नोट्स तुम्हारे दिल में बस जाने वाले हैं बेटा, ये हैंड रिटन नोट्स तुम्हारे मन में फ्रेम हो जाएंगे, तुमको अपने आप इमेजिनेशन में चार्ट बनने लगेंगे। और ये मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोलती हूं कि व्हेन यू विल क्लोज योर आईज, अपने आप तुम्हारे सामने चार्ट्स बनेंगे विद दीज समरी बुक एंड हैंड रिटन नोट्स। मैंने आपके लिए चार्ट ही चार्ट बना दिए, पूरे ऑडिट को चार्ट में समअप कर दिया है। तो इससे तुम्हें लिखना भी आएगा, इससे तुम्हारे रिविजन्स भी होंगे, और हर चैप्टर के बाद हम रिविजन करेंगे, रिविजन ऑफ ईच चैप्टर, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी शेयर करेंगे। साइमल्टेनियसली हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑडिट के बैच में। और एमसीक्यूज तो मैं क्लास के बीच में करवा देती हूँ, बहुत बार जो भी हम पॉइंट पढ़ते हैं उसके एमसीक्यूज हम तुरंत कर ही लेते हैं क्लास में, ठीक है। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम चैप्टर 1 पढ़ते हैं तो चैप्टर 1 हम सबसे पहले मेन बुक से पढ़ेंगे, उसको कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको हैंड रिटन नोट से एक बार वो चैप्टर बढ़िया से रिवाइज करवा दूंगी, और वो हैंड रिटन नोट्स आपके पास रहेंगे, आप उन्हें प्रिंट करवा सकते हैं, हर एक चैप्टर के अलग से हैंड रिटन नोट्स प्रिंट करवा सकते हैं, फटाफट आप उन्हें रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बेटा आपका अप्रोच रहेगा किसमें, ऑडिट के अंदर। इस तरह से हम इस पूरे 100 मार्क्स के सब्जेक्ट को कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इतना बहुत सारा चैप्टर नहीं है ऑडिट में। आप अगर देखो तो ऑडिट में अराउंड सिर्फ 11 चैप्टर्स है, ओनली एंड ओनली 11 चैप्टर्स। अब इस 11 चैप्टर्स में कुछ चैप्टर्स बड़े हैं और कुछ चैप्टर्स छोटे हैं, कुछ तो बहुत ही छोटे हैं और कुछ चैप्टर्स थोड़े बड़े हैं। तो एक मिक्सचर ऑफ चैप्टर्स है, लेकिन ये सारे चैप्टर्स आपके बहुत बहुत इजी है। और मैं बता दूं, हर एक चैप्टर आपका कैसा है पता है, हर एक चैप्टर आपका चार्ट मैनर में आपके दिमाग में फ्रेम हो जाएगा, ऐसा है। तो आप लोगों को कहीं टेंशन नहीं लेनी, मैं आप लोगों के लिए सारा मटेरियल ऑलरेडी तैयार कर चुकी हूं बिफोर बैच, फ्रॉम हैंड रिटन नोट्स टू योर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस टू योर मेन बुक टू योर समरी बुक, सब कुछ तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलो मैम, हम वो हैंड रिटन नोट्स लिख सकते हैं नोटबुक में, क्योंकि हाँ क्रिश, आप चाहो तो लिख सकते हो, आपको ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, तो आप खुद से लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। क्लास खत्म होने के बाद वैसे भी आपको हैंड रिटन नोट्स तो प्रोवाइड किए जाएंगे, तो अगर आप खुद से क्लास के बाद हैंड रिटन नोट्स देखकर खुद भी लिखना चाहते हो तो ये तो आपके ऊपर है क्रिश। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मेरे एंड से तो आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप खुद भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ओके एवरीवन, आ जाओ। पहले हम क्या किया करते थे, पहले भी मैं आपको बताती हूं, पहले हम क्या करते थे, पहले हम क्लास में हैंड रिटन नोट्स लिखते थे, पर उससे क्या होता था, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता था। अगर हम क्लास में हैंड रिटन नोट्स लिखते थे ना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था, तो उसकी वजह से हम उतने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, हम क्लास में रिविजन्स नहीं कर पाते थे। पहले मैं आपको बताती हूँ मेरा ऑडिट का अप्रोच क्या था। मैं ऑडिट के बैच में पहले हैंड रिटन नोट्स क्लास में बनाती थी, हैंड रिटन नोट्स हम बच्चों के साथ मैं क्लास में बनाती थी, लेकिन उससे इतना टाइम लग जाता था कि हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को फिर उतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाते थे। अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, हैंड रिटन नोट्स आपको पहले ही दिए जाएंगे और उससे हम बहुत बार रिवाइज करेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को, और फोकस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे भी ज्यादा रहेगा। क्लास में क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हमें करनी है, राइट। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, हैंड रिटन नोट से रिवीजन, इससे ज्यादा फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। तो थोड़ी सी अप्रोच में चेंज की है और फॉर द बेटर किया। जैसे हर बैच के साथ हम और बेटर होते जाते हैं, तो हर बैच के साथ ये चीज भी हमने एक चीज क्या कर दी, और बेटर कर दी, ठीक है। चलो
आ जाओ। चलिए चलो मैम, हम लोग कौन से बुक्स मेंटेन करनी है? बेटा आप एक बुक अपने एंड से मेंटेन करना, जैसे आप एक नोटबुक खरीद के ले आओ जिसमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। एक बुक ले आओ, एक मोटा रजिस्टर खरीद के ले आओ जिसमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो एक रजिस्टर आप अपना ऑडिट के लिए मेंटेन करें जिसमें आप क्वेश्चंस की लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ। मतलब मैं आपको रोज होमवर्क दूंगी ना, तो उसको आप प्रैक्टिस करोगे, और कैसे लिखना है वो तो आप जान ही जाओगे हैंड रिटन नोट से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो चलो, ऑल राइट, ओके बेटा, चलिए आ जाओ बच्चों, आ जाओ। चलिए चलो, एवरीबडी, ऑल राइट, ओके मैडम, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो अब चलिएगा मेरे साथ, अब क्या करते हैं, थोड़ा ऑडिट क्या है इसके बारे में जानते हैं। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें क्या पता है ऑडिट क्या होता है? अब देखो मेरे को एक बात बताओ, सीए बनते ही एज सुन एज यू विल बिकम अ सीए, आप ऑडिट्स करेंगे, आप ऑडिट्स पे जाएंगे। ये सब्जेक्ट आपके लिए नया क्यों है? कहीं ना कहीं देखो, अकाउंट्स तुमने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा था, लॉ तुमने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा है, इको फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा है, मैथ्स तुमने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा है, स्कूल में भी पढ़ा हुआ है मैथ्स, लेकिन ऑडिट का तुम्हें अप्पा टप्पा चप्पा कुछ भी नहीं पता है क्या होता है। और मेन काम एक सीए का, जब तुम सीए बन जाओगे, एक ऑडिटर का सबसे बड़ा काम होता है ऑडिट का काम। अब ये ऑडिट क्या होती है, ऑडिट क्यों करवाई जाती है, ऑडिट करवाना क्यों जरूरी है, और ऑडिट कराने से क्या फायदे होंगे, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में आपके साथ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, आप बताओ क्या होता है? वंश कह रहा है ऑडिट मींस रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। शिप्रा कह रही है इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, चेकिंग द रिलायबिलिटी एंड करेक्टनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। ऑडिट मींस रिव्यूइंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके चलिए ठीक है, ओके फेयर एनफ, अच्छा आंसर दे रहे हो, वेरी गुड, आई टेक दैट आंसर, वेरी नाइस। मतलब आपको पता है क्या होता है फाइनेंशियल, मतलब ऑडिट का मतलब क्या है, करना क्या होता है, पता है। तो मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, कोई भी कंपनी का अगर हम एग्जांपल लें, लेट्स से अगर लेट्स से ये तुम हो और तुम्हारे हाथ में कितने रुपया है बेटा? तुम्हारे हाथ में 10,000 रुपया कैश है। मैडम क्या सपने दिखा रही हो? अब 10,000 तो हो सकते हैं 10,000 तो क्या है, इतनी कोई मोटी रकम भी नहीं है। इमेजिन कर लो, चलो खुश हो जाओ, चलो ये लो स्माइल बना देते तुम्हारे फेस पे, ठीक है बेटा। तेरे पास 10,000 रुपया है, किसमें? तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे पास 10,000 रुपीज है, ठीक है। और अब इस 10,000 रुपए से तुम क्या करने वाले हो? और ये तुमने 10,000 रुपए पहली बार देखे अपने अकाउंट में, अब तुम ना एकदम खर्चे नहीं करना चाहते। अब तुम इस 10,000 रुपए से क्या करना चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैडम 10,000 रुपए से मैं ना टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीद लूं। मैडम टाटा मोटर्स के मैं शेयर्स खरीदना चाहता हूं, ठीक है, किसी कंपनी के, टाटा मोटर्स के। मेरी फेवरेट टाटा मोटर्स है, रिटर्न अच्छा देती है इसलिए टाटा मोटर्स, ठीक है ठीक है। तो तुम चाहते हो कि इस 10,000 रुपए से तुम टाटा मोटर्स के शेयर खरीदो। पर मुझे बताओ, क्या तुम ब्लाइंडली टाटा मोटर्स के शेयर खरीद लोगे क्या? अब 10,000 रुपए है तो चल, किसी ने कह दिया टाटा मोटर के शेयर खरीद ले तो तूने खरीद लिया, ऐसा होता है क्या? नहीं। आप क्या करोगे, टाटा मोटर्स के शेयर्स को खरीदने से पहले क्या उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखोगे क्या? हाँ, करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है सबको पता ही है, अब तो तुम अकाउंट्स पढ़कर आए हो थोड़ा। बैलेंस शीट पीएनएल को देखना जरूरी है क्या? तुम लोग ये देखोगे क्या कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है कि नहीं, कंपनी कितना पिछले साल से इस साल प्रॉफिट में कितना ग्रोथ हुआ है, कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी कितना एक्सपेंस है, क्या कंपनी ने पिछले साल से करंट ईयर में एक्सपेंस में कुछ कट डाउन किया है क्या, कंपनी में कितने एसेट्स हैं, कंपनी में कितने लाइबिलिटीज है, कि लोन वोन तो बहुत सारा नहीं लिया हुआ जिसपे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो आप ये सारी चीजें देखोगे कि नहीं देखोगे? बताओ, देखोगे कि नहीं देखोगे? एक होशियार आदमी तो देखेगा भाई, होशियार भी नहीं, अरे खून पसीने से कमाया हुआ पैसा है तेरा, ये जो 10,000 रुपया तेरे अकाउंट में है ना,
खून पसीने से कमाया हुआ पैसा है। इसको क्या तुम किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद लोगे क्या? इसने फलाने ने टिप दे दी तो शेयर खरीद लोगे क्या? नहीं, तुम तो क्या, तुम तो सीए के बच्चे हो। चलो कोई दूसरा बच्चा ऐसी बात करे जो कॉमर्स फील्ड का नहीं है, उस पे जचती है, तुम पे तो जचती ही नहीं है। तुम तो खोलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे, करेक्ट है ना? आज अगर तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन किसी को भी कोई चीज खरीदनी होती है, तो अब तुम थोड़ा सीए इंटर में हो तो तुम्हें बोलते हैं क्या, ए जरा देख के बता कंपनी कैसी है, ए जरा देख के बता कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हैं, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, तुम क्या टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट को जानते हो क्या? बताओ, तुम्हारे क्या पर्सनल रिलेशनशिप है टाटा मोटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ? तुम क्या टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट को जानते हो? तुम क्या रतन सर को जानते थे? नहीं। तुम क्या टाटा मोटर्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जानते थे? जानते हो क्या तुम लोग टाटा मोटर है? बोर्ड वाले लोग तुम्हारे दोस्त लोग है क्या, भाई लोग है क्या, है भाई बंधु, मैनेजमेंट भाई बंधु लोग है क्या? अरे नहीं ना मैडम, मेरे को कैसे पता होगा टाटा मोटर की बोर्ड और मैनेजमेंट कौन है? नहीं जानते ना, तुम्हारे कोई पर्सनल रिश्ते रिलेशनशिप्स तो है नहीं उनके साथ। तो तुम्हें क्या पता ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हें पकड़ाया जा रहा है ये ठीक है कि नहीं? टाटा मोटर्स तो चलो टाटा मोटर्स तो चलो बहुत रिलायबल है, रतन सर से एसोसिएटेड टाटा सर तो बहुत रिलायबल है। पर मुझे बताओ ऐसे किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक से बने हैं कि नहीं, तुम्हें क्या पता? अब बैलेंस शीट में जो लिखा है, पीएनएल में जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं, तुम्हें क्या पता? सपने आ रहे हैं तुम्हें? तुम्हें क्या पता ये जो कंपनी रिपोर्ट कर रही है, प्रॉफिट, टर्नओवर, एसेट, लाइबिलिटी जो कंपनी रिपोर्ट कर रही है वो ठीक है कि नहीं? डू यू नो? डू यू नो क्या टर्नओवर ठीक है कि नहीं? डू यू नो कि प्रॉफिट का फिगर ठीक है कि नहीं? डू यू नो? यू डोंट नो। तुम्हें क्या पता भैया बैलेंस शीट में जो लिखा है वो सही है कि नहीं? तुम्हें नहीं पता, तुम तो वैसे ही अंधेरे में चल रहे हो, तुम्हें नहीं पता है। तो मुझे एक बात बता, ऑडिट करानी पड़ेगी कि नहीं? बेटा अगर कोई आदमी, बाहर का आदमी आए, बाहर का आदमी, इंडिपेंडेंट आदमी, इंडिपेंडेंट आदमी, इंडिपेंडेंट आदमी मतलब जिसका टाटा मोटर से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट आदमी आकर, इंडिपेंडेंट मतलब वो आदमी जिसका कंपनी टाटा मोटर से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, अगर कोई इंडिपेंडेंट आदमी आकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करे, हर एक चीज को चेक करे, बैलेंस शीट से लेके पीएनएल से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कोने कोने को चेक करे, तो इसे कहते हैं ऑडिट करना। तो बेटा कोई आदमी आकर ऑडिट करेगा, ऑडिट करेगा मतलब हर एक चीज फ्रॉम पीएनएल टू बैलेंस शीट, आपने जो चीज भी लिखी हुई है हर उस चीज को चेक करेगा, तो तुम्हें पता चलेगा कि सच में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं। मुझे बताओ, ऐसे तो कंपनी कुछ भी लिख कर दे देगी, तुम थोड़ी विश्वास कर लोगे। तुम्हारे को विश्वास कब होगा? जब एक कोई इंडिपेंडेंट आदमी आकर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करे और बोले कि हाँ मेरे हिसाब से सब ठीक है, तब तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल लगेंगे। ऐसे तो आजकल देखो जेनजी जनरेशन कुछ भी लिख सकती है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? कुछ भी लिख दोगे, तुम्हारा क्या है? तो क्या लोगों के साथ विश्वासघात हो नहीं जाएगा क्या? शेयर होल्डर्स, अब मुझे एक बात बताओ, तुम एज अ शेयर होल्डर तुम्हें गलत फाइनेंशियल्स पकड़ा दिए तो तुम क्या करोगे? ये 10,000 रुपए तो तुम्हारे डूबेंगे ना। तो मुझे बताओ, हर एक कंपनी की ऑडिट होना जरूरी होता है, चाहे वो फिर स्मॉल कंपनी है, चाहे वो फिर 1% कंपनी है, चाहे वो कोई भी कंपनी है, ऑडिट, एवरी कंपनी की ऑडिट होना मैंडेटरी है। ऑडिट होना मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक होना जरूरी है, मैंडेटरी होता है। अच्छा, समझ रहे हो क्यों मैंडेटरी है? ताकि लोग फंसे ना, ताकि शेयर होल्डर्स फंसे ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये एक कंपनी है, ये कंपनी बैंक के पास गई और बैंक से बोल रही है हमें 1 करोड़ रुपए का लोन दे दो, ठीक है? ये आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी है, ठीक है? तुम बैंक के पास गए और बोल रहे हो हमें 1 करोड़ का लोन दे दो। बैंक, कंपनी ने बैंक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दिए, ये देखो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम बहुत सेल्स करते हैं, पैसा चुका देंगे। ए बैंक, क्या हम इतना सेल वेल करते हैं, हमारा इतना टर्नओवर है, इतना प्रॉफिट कमाते हैं, क्या 1 करोड़ का है? तुमको ये 2-3 महीने में ही सारा 1 करोड़ रुपया वापस लोन रीपे कर देंगे। अब मुझे बताओ, बैंक को डर लगेगा कि नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं? ये जो मुझे पकड़ा दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ठीक है कि नहीं, बैंक को कैसे पता? तो बैंक क्या बोलेगा? ऑडिट करवा के लाओ। बैंक क्या बोलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करवा के लाओ, तो मैं इस पे विश्वास करूंगा,
तो मेरे को लगेगा कि हाँ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। तो कहता है देखो, बैंक भी लोन देने से पहले, शेयर होल्डर्स भी इन्वेस्ट करने से पहले, सब लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट अगर होगी तो ही तो आपको विश्वास होगा कि कंपनी जो तुम्हें पकड़ा रही है वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, सही बात है कि नहीं बेटा? सही है ना? वेरी वेरी गुड। तो मैडम ये तो यार ऑब्वियस बात है। तो मेरे को एक बात बताओ मैडम, हर एक एंटिटी, अब जैसे एंटिटीज में तो कंपनीज भी आ गई, अब मान लो किसी की पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, किसी ने एलएलपी भी बनाई हो सकती है, किसी ने कोई एचयूएफ में भी काम कर रहा हो सकता है, अब कोई और प्रोप्राइटरी भी हो सकता है, जो अकेले प्रोप्राइटरी फर्म प्रोप्राइटरी भी हो सकता है। क्या सबको ऑडिट करवानी पड़ती है क्या? मतलब क्या सबको, चाहे तुम्हारा कोई भी लीगल फ्रेमवर्क हो, चाहे तुम कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एचयूएफ हो, क्या सबको ऑडिट करानी पड़ती है क्या? आंसर इज नो बेटा। लॉ ने, कानून ने मैंडेटरी किया हुआ है। आप लोगों ने लॉ पढ़ा है क्या? आपने लॉ के अंदर जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे थे, आपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था क्या बेटा? ऑडिट एंड ऑडिटर्स करके एक चैप्टर था, याद आ रहा है? मैडम धुंधला धुंधला याद आ रहा है, ज्यादा नहीं याद आ रहा है, याद आ रहा होगा। आपने लॉ कंपनीज एक्ट जब पढ़ा था तो उसमें एक चैप्टर पढ़ा था आपने, चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स के नाम पे, जिसमें कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा था? कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा था कि अगर तुम एक कंपनी बनाते हो तो तुम्हें ऑडिट करवानी ही पड़ेगी। और ऑडिट कौन करता है? सीए करता है। तुमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था कि नहीं? कंपनीज एक्ट का चैप्टर 10 कह रहा था हर कंपनी को, ईच एंड एवरी कंपनी, फिर तुम चाहे छोटी बड़ी मोटी कैसी भी कंपनी हो, ईच एंड एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गेट इट्स ऑडिट डन। हर कंपनी को ऑडिट करवाने की जरूरत है। और आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कौन ऑडिट करता है? एक सीए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है। अच्छा, राइट, एवरी कंपनी। अभी किसी ने लिखा चैट में मैडम हर लिस्टेड कंपनी को ही कराना पड़ता है क्या ऑडिट? नहीं ना रे, अब तू चाहे लिस्टेड है, चाहे तू अनलिस्टेड है, चाहे तू प्राइवेट है, तू कंपनी है क्या? तू छोटी बड़ी कैसी भी कंपनी है, तुमको ऑडिट कराना ही पड़ेगा बेटा। चाहे तुम लिस्टेड हो, चाहे तुम लिस्टेड ना हो, चाहे तुम प्राइवेट कंपनी हो, हर कंपनी को ऑडिट करवानी पड़ती है एज पर लॉ, एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनी किसके अंडर बनी है? कंपनीज एक्ट में बनी है। और कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? हर कंपनी को ऑडिट कराना जरूरी है। अच्छा अच्छा मैडम एक बात बताओ, तो फिर पार्टनरशिप फर्म को भी ऑडिट करवाना पड़ता है क्या हर साल? अच्छा मैडम, तो फिर क्या एचयूएफ को भी ऑडिट करवाना पड़ता है क्या? क्या मैडम अगर मेरा एक प्रोप्राइटरी है तो क्या मुझे भी ऑडिट कराना पड़ेगा? नो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड। नहीं, आपके ऊपर कानून ने मैंडेटरी नहीं किया, लॉ ने मैंडेटरी नहीं किया है। पार्टनरशिप फर्म को, एचयूएफ को, प्रोप्राइटरी को कानून ने मैंडेटरी किया ही नहीं। तुम लोग चाहो तो ऑडिट करा सकते हो। देखो ऑडिट कराने के बहुत फायदे हैं, तो तुम लोग अगर चाहो, तुम्हारा मन है कि तुम ऑडिट कराना चाहते हो तो करा सकते हो। जैसे कंपनी, तुम्हारे मन को तो हम पूछेंगे ही नहीं, कंपनी तुम्हें तो करानी ही है। कानून ऐसे कॉलर पकड़ के लेके जा रहा है, किसकी कंपनी की ऑडिट करवाओ, हेलो एक्सक्यूज मी, कहाँ टाटा बाय बाय नहीं, ऑडिट कराइए, कंपनी कहाँ, ये पतली गली से निकलिए मत, ऑडिट कराइए। अच्छा, और मैडम पार्टनरशिप फर्म को, एचयूएफ को, प्रोप्राइटरी को ऑडिट कराना मैंडेटरी है? नहीं, मैंडेटरी नहीं है। अब कोई पूछ रहा है एलएलपी, एलएलपी में एक क्राइटेरिया होता है, अगर आपका टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड होता है तो आपका ऑडिट होता है, नहीं तो नहीं। एलएलपी पे क्या होता है, अगर आपका टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड होगा तो एलएलपी को ऑडिट करवानी है, वरना नहीं करानी है। चलो ठीक है, समझा? ओके, मतलब आपने ये समझा हर किसी को तो नहीं करवानी, पर हाँ कंपनी को तो देखो मैंडेटरी है कराना। बाकी आप जिस भी एक्ट में बने हो, अगर वो एक्ट कहता है ऑडिट कराने के लिए तो कराना पड़ेगा। अब जैसे पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, प्रोप्राइटरी, इन सब पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऑडिट कराने की, तो इनको हर साल ऑडिट नहीं करवानी। पर अगर ये लोग चाहे ऑडिट करवाना तो कोई मनाही नहीं है, हर एंटिटी का ऑडिट हो सकता है। ठीक है, चलो समझ गए? ओके मैडम,
तो बेटा ये क्या था, ब्रीफ बात थी। चलो अब सारे बच्चे जिनके पास बुक है बेटा बुक खोल लेंगे, स्टार्ट करें बच्चों, कमान एवरीबडी, इधर आ जाओ, ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग से आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किसी को भी अगर कोई डाउट हो ना तो आप मेरे को पूछ लेना, ठीक है। कोई एनीबडी एनी डाउट, कोई भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग क्या करोगे, पूछोगे मेरे से। और ये बेसिक है, एकदम बेसिक है। कहते देखो वैसे ना तुम्हें क्या लगता है ऑडिट आज ही का कॉन्सेप्ट है, तुम्हें क्या लगता है ये 21वीं सदी में ही ऑडिट होना चालू हुआ है? नहीं, अरे ऑडिटिंग बहुत पुराना है भाई। क्या पुराने पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम्स में भी ऑडिट होती थी क्या? एंशियंट टाइम्स में भी ऑडिट होती थी। कहता है देखो अगर हम टाइम के पीछे चले, लेट्स ट्रैवल बैक इन टाइम, मतलब टाइम के पीछे नहीं चले, पीछे टाइम के बारे में अगर हम बात करें तो कहता है एंशियंट टाइम्स में भी ऑडिटिंग थी, इंक्लूडिंग भारत में भी थी। तो कहता है एक कौटिल्याज अर्थशास्त्र, जो हमारी पुरानी जो अर्थशास्त्र हैं कौटिल्याज की, उसमें भी ऑडिटिंग का रेफरेंस दिया हुआ है। दैट इज इन 4th सेंचुरी बीसी, बिफोर क्राइस्ट। पुरानी पुरानी ग्रंथ के बारे में बोल रहे हैं, कौटिल्या की अर्थशास्त्र में भी ऑडिटिंग के बारे में डिस्कस किया हुआ है। और इस अर्थशास्त्र में यह भी बात किया गया है कि एक अकाउंटिंग ईयर होना चाहिए, जिस अकाउंटिंग ईयर में आपके अकाउंट्स क्लोज होंगे और अकाउंट्स की ऑडिट होगी। तो कहता है देखो ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट कराने का, अकाउंट्स क्लोज होने का, ये आज का नहीं है। अगर आप बिफोर क्राइस्ट, 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट अगर आप देखो, पुरानी पुरानी बुक्स को अगर हम रीड करें, अर्थशास्त्र को रीड करें, तो उनमें भी बात की गई है कि अकाउंटिंग ईयर होना चाहिए जिसमें अकाउंट्स क्लोज होने चाहिए, फिर अकाउंट्स क्लोज होने के बाद ऑडिट होनी चाहिए। तो कहता है ये पुरानी पुरानी ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, तो ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये 21वीं सदी में स्टार्ट हो गया, नहीं। अच्छा, तो कहता है देखो कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिकल चेकिंग, मतलब हर पीरियड, हर फाइनेंशियल ईयर चेक होना, वेरीफाई होना, उस समय पे भी एग्जिस्ट करता था। मतलब ये हम ऐसे करे अरे हम स्मार्ट हो गए, हम 21वीं सदी में आ गए, हम स्मार्ट हो गए, हमने ऑडिटिंग इंट्रोड्यूस किया, तो नहीं। अकाउंट्स का पीरियड टू पीरियड अकाउंट्स चेक होना, अकाउंट्स वेरीफाई होना, ये उस पीरियड में भी होता था, ठीक है। इवन देयर आर रेफरेंसेस, कहता जब आप ये पुराने पुराने अर्थशास्त्र पढ़ोगे ना, उसमें भी रेफरेंस दिए हुए हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस टाइम पे भी मिसस्टेटमेंट्स होते थे। फाइनेंशियल मिसस्टेटमेंट्स मतलब गलतियां, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस समय पे भी गलतियां हुआ करती थी ड्यू टू अब्यूज ऑफ पावर। मतलब जो ऊपर बैठे हुए लोग होते थे, पावरफुल लोग होते थे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां कर देते थे, जैसे सेल्स के फिगर को मैन्युपुलेट कर देना, खर्चों को खर्चा किया है 5,000 लेकिन दिखा रहे हो 50,000। तो जो बड़े बड़े जिनके पास ज्यादा पावर होती थी, वो लोग क्या करते थे, अपने पावर को यूज करके पुराने जमाने में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ किया करते थे, ठीक है। तो कहता है ये इसलिए चेकिंग होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी गलती, यार मेरे को एक बात बताओ, आदमी आज से ऐसे दिमाग का नहीं हुआ, आज से फ्रॉड नहीं हो रहे, फ्रॉड पुराने जमाने से हो रहे हैं। कहता पुराने जमाने में भी लोग क्या करते थे, अपनी पावर का यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ कर देते थे, ठीक है। तो ये आज की बात नहीं है। मतलब तुमको लग रहा होगा मैडम यार ये हमने ऑडिट, मतलब ये एकदम नया सदी का सीन है, नया सदी वदी का सीन नहीं है, ये पुरानी सदियों से चलता हुआ आ रहा है। और आज क्या फ्रॉड, लोग पहले से फ्रॉड करते हुए आ रहे हैं बेटा। जिसके हाथ में पावर आ जाता है ना, वो आदमी कहीं ना कहीं गड़बड़ करता ही है। देखो जब विद पावर कम्स अ लॉट ऑफ ग्रीड। जब पावर आता है ना हाथ में, तो आदमी ग्रीडी भी हो जाता है। तो ग्रीड के मारे गड़बड़ करना, चोरी चकारी करना, झूठ बोलना, ये सब ह्यूमन नेचर है और तब से होता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब कहता है द वर्ड ऑडिट originated from a Latin word audiere meaning to hear। मतलब तुमको पता है पुराने जमाने में ना इतना ज्यादा ट्रांजैक्शंस तो होता नहीं था। कोई साल भर में होते थे कोई 26-27 ट्रांजैक्शन, ज्यादा से ज्यादा 100 ट्रांजैक्शंस हो जाते थे, सेल के, परचेज के, खर्चों के मिला के, है ना। आजकल थोड़ी ना, आजकल तो एक दिन में 100 ट्रांजैक्शंस होते हैं, नहीं। पुराने जमाने में ना बेटा उतने ट्रांजैक्शंस होते थी ना, इतने वॉल्यूम नहीं था ट्रांजैक्शंस का। आज के जमाने में तो एक दिन में 100 से ज्यादा सेल्स की एंट्री आप मारते हो, नहीं। पुराने जमाने में ना थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन होते थे पूरे साल भर में। तो ऑडिटर आता था, बैठता था और कंपनी की मैनेजमेंट को बोलता था मुझे अकाउंट्स सुनाओ। तो ऑडिटर ऐसे बैठता था और सुनता था,
अच्छा, मतलब मैडम वो ऐसा मैनुअली कुछ चेक नहीं करता था, नहीं, वो ऐसे बैठ जाता था और बोलता था सुनाइए, और कोई मैनेजमेंट का कोई भी आदमी उठ के क्या करता था, सुनाता था। क्या करता था, सुनाता था, मतलब अकाउंट्स को रीड किया करता था और ऑडिटर बैठ के सुना करता था। अब ये कब किया जा सकता है, जब ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं हो। तो कहता है ये जो वर्ड है ना ऑडिट, ये एक लैटिन वर्ड से आया है, ऑडियर। ऑडियर का मतलब होता है सुनना, क्योंकि पुराने जमाने में ऑडिटर सुना करते थे अकाउंट्स को। कहता है इन मिडीवल टाइम्स, पुराने टाइम में ऑडिटर यूज्ड टू हियर द अकाउंट्स, रेड आउट टू देम टू चेक द एम्प्लॉयज वर नॉट केयरलेस एंड नेग्लिजेंट। कहता है कोई ना कोई कंपनी का, एंटिटी का आदमी अकाउंट्स रीड किया करता था और ऑडिटर बैठ के सुना करता था, देखा करता था कि कहीं इंप्लॉइज केयरलेस तो नहीं है, नेग्लिजेंट तो नहीं है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, तो ऑडिटर बैठ के सुना करता था। तो इसलिए जो ऑडिट वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से आया है, ऑडियर। ऑडियर का मतलब होता है सुनना। तो ऑडिट मतलब एक तरह से सुनना, क्योंकि पुराने जमाने में बैठ के सुना करता था ऑडिटर। क्यों सुना करता था, क्योंकि पहले कोई इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, कोई बड़े बड़े काम तो थे नहीं, ट्रेड का वॉल्यूम उतना ज्यादा था नहीं, तो आप सुना करते थे, बैठ के सुन सकते थे और चेकिंग हो जाती थी उसमें। ठीक है, ऐसे सुन लेते थे यार, सोचो सुन सुन के चेकिंग हो रही है, इमेजिन कर पा रहे हो। चलिए, कमिंग टू मोर रीसेंट हिस्ट्री। कहता है अगर हम रिसेंटली बात करें, द फर्स्ट ऑडिटर जनरल वॉज अपॉइंटेड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1860, बोथ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फंक्शन। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आपको पता है क्या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सी एंड एजी। व्हाट इज सी एंड एजी? तुमने लॉ में पढ़ा होगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कहता है देखो, ऐसा नहीं है कि सरकार की ऑडिट नहीं होती, गवर्नमेंट की ऑडिट नहीं होती। गवर्नमेंट के पास कितने पैसे आ रहे हैं, गवर्नमेंट कितने खर्चे कर रहा है, उसकी भी ऑडिट होती है। जैसे कंपनीज की ऑडिट होती है, फर्म्स की ऑडिट होती है, वैसे सरकार की भी ऑडिट होती है, क्योंकि टैक्स पेयर्स का खून पसीने से कमाया हुआ पैसा टैक्स पेयर सरकार को देते हैं। तो हमारा जानने का हक है, कि देखने का हक है कि सरकार हमारे टैक्स के पैसे को ढंग से यूज तो नहीं कर रही, तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि किसी और के, किसी मिनिस्टर के पॉकेट वॉकेट में तो नहीं जा रही है पैसे। तो कहता है सरकार की भी ऑडिट होती है। और सरकार की ऑडिट कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अभी चलो देख के बताओ मुझे, कौन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? बताओ मिस्टर, व्हाट इज द नेम? पता होना चाहिए तुम्हें। हु इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? जो गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, जो सरकार की ऑडिट करते हैं, वो है सी एंड एजी। मिस्टर, फिल इन द ब्लैंक्स। गिरीश मुर्मू। बुरे हाल है, बुरे हाल हैं। चलो, गिरीश मुर्मू जी एंड देन यस के संजय मूर्ति, वेरी गुड। तो बेटा सी एंड एजी की जो ऑडिट, अभी पहले कौन थे? अपने गिरीश मुर्मू जी थे एंड देन संजय मूर्ति। यस 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 यस, नाउ इट हैज बीन संजय मूर्ति जी। तो ये हमारे क्या कौन हो गए? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गए। तो गवर्नमेंट की ऑडिट, गवर्नमेंट के रिसीट एंड एक्सपेंडिचर की ऑडिट कौन करते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करते हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अभी मेरे को एक बात बताओ, अगर हमारे देश में किसी को भी ऑडिटर बनना है, जैसे तुम सीए बनोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, तो तुम्हें किसके अंडर रजिस्टर होना पड़ेगा? आईसीएआई के अंडर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अंडर तुम्हें रजिस्टर होना पड़ेगा। आईसीएआई एक जो हमारा पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट में आईसीएआई जो स्टैब्लिश हुआ है, आईसीएआई आपको कोर्स ऑफर करता है, सीए का कोर्स, राइट? अब तुम सारे बच्चे सीए कर रहे हो,
यू ऑल आर रजिस्टर्ड अंडर आईसीएआई, राइट? तो आईसीएआई आपको कोर्स प्रोवाइड करता है, किसका? सीए का। तो जब आप ये तीनों लेवल्स क्लियर कर देते हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, तो आपको जो है मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिल जाता है आईसीएआई से, और आप क्या बन जाते हो? सीए। तो कहता है हमारे देश में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सीए के कोर्स को रेगुलेट करती है, और इस कोर्स को जब आप कंप्लीट कर लेते हो तब आपको मिल जाता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिग्री। और ये सीएस क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं। ठीक है, चलो, वेरी वेरी गुड। तो ये बेसिक बात कह रहा है। इस पे एक एमसीक्यू कभी कभी आ जाता है कि जो वर्ड है ऑडिट, वो कहां से आया? ऑडियर, मतलब सुनना, टू हियर। ठीक है, ऑडिट मतलब क्या बेटा? सुनना बेटा, सुनना। क्योंकि पुराने जमाने में सुना करते थे, सुन सुनकर चेक किया करते थे। अब सुन सुनकर चेक किया। अब मुझे बताओ, कोई ऐसे बैठ सकता है क्या रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सामने और बोल सकता है क्या सुनाओ? कोई ऐसा बैठ सकता है क्या कि आप बैठे हुए हो, आप किसी, मान लो रिलायंस की ऑडिट करने गए हो, रिलायंस में एक साल में करोड़ों ट्रांजैक्शंस है, क्या ऑडिटर ऐसे बोल सकता है क्या सुनाइए, और इंप्लॉइज मैनेजमेंट पढ़कर सुना रहे हैं? ऐसे चेकिंग हो सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। पुराने जमाने में वॉल्यूम कम था ट्रांजैक्शंस का, तो सुन पुन के चेक कर लेते थे। अब सुनने का कोई है ही नहीं सीन, क्योंकि अब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस इतने हो गए कि आप सुन ही नहीं सकते, है ना? चलो, ओके, नेवर, ऑफ कोर्स, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड बेटा। चलिए आ जाइए। तो ये तो एक बेसिक बेसिक बातें थी, थोड़ी बहुत, मतलब ये तो आपकी इंट्रोडक्टरी बातें हैं कि ऑडिटिंग कहाँ से आया, अभी का नहीं है, पुराने जमाने से चलता हुआ आ रहा है। ऑडिटिंग मतलब ऑडिट होना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक होना, इसे कहते हैं ऑडिट। ठीक है, चलो, तुमको पता है ऑडिट मतलब हर एक चीज को डिटेल में चेक करना। बेटा ऑडिट मतलब क्या होता है? ऑडिटर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करता है ना, तो एक एक चीज को चेक करता है, हर एक चीज को चेक करता है। जैसे अब चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूं। मान लो तुमने पीएनएल खोला, इसमें तुम सेल्स को चेक कर रहे हो। तुम सेल्स को किससे चेक करोगे? मान लो तुम ऑडिटर हो, इमेजिन करो कि तुम ऑडिटर हो। ठीक है, तुम किसी कंपनी की ऑडिट करने गए हो। ओके, अब तुम ना पीएनएल खोल रहे हो और वहां पे दिख रहा है सेल्स। तो अब तुम्हें सेल्स चेक करनी है, कितने की दिख रही है सेल्स? लेट्स से कंपनी की सेल्स है 10 करोड़ रुपए की। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, तुम सेल्स को कैसे चेक करोगे? बताइए। वेरी गुड, कौन बोला ये? सांख्य है ना? सांख्य कह रहा है मैडम सेल्स को चेक करने के लिए आप इनवॉइसेस देखोगे। अगर सेल हुई है तो इनवॉइस तो बने होंगे ना? हाँ, अगर सेल हुआ है, अगर सच में आपने सेल किया है तो कोई तो इनवॉइस बना होगा। जब आप सामान बेचते हो तो इनवॉइस बनता है कि नहीं? हाँ, तो मैडम इनवॉइस से चेक करेंगे। वेरी गुड। अच्छा, और किस चीज से चेक करेंगे? और क्या क्या चीज हो सकती है? सेल्स को इनवॉइस से तो चेक किया जा सकता है, और क्या? अब मुझे एक बात बताओ, अगर सेल्स हुआ है तो बैंक में कैश आया होगा कि नहीं? हाँ, अगर सच में सेल हुई है तो बैंक में कैश भी आया होगा। और अगर बैंक में कैश नहीं आया तो वो एज अ डेटर आपको बैलेंस शीट में दिख रहा होगा। करेक्ट? या तो हो सकता है कैश आ गया तो बैंक में दिखेगा, अरे इस पार्टी को तुमने माल बेचा था, इसने पेमेंट कर दी। ठीक है, या फिर अगर पैसे नहीं मिले हैं तो फिर एज अ डेटर वो दिख रहा होगा। करेक्ट? ओके, तो आप बैंक के ट्रांजैक्शंस भी यहां देख सकते हो आप। अच्छा, एक बात बताओ, डेटर से भी पूछताछ कर सकते हो क्या? मान लो डेटर ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, तो बैलेंस शीट में दिख रहा है डेटर। डेटर का नाम क्या है? डेटर का नाम है प्रिया। डेटर का नाम है प्रिया। तो ऑडिटर प्रिया से पूछ सकता है क्या? मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर प्रिया से पूछ सकता है क्या? डेटर कौन है? डेटर है प्रिया। तो ऑडिटर प्रिया से पूछ सकता है क्या? ए प्रिया, सच में तुमने सामान खरीदा था क्या? ए प्रिया, प्रिया तुम इस कंपनी के बैलेंस शीट में एज अ डेटर दिख रही हो। प्रिया, क्या सच में तुमने माल खरीदा था क्या? तो प्रिया बता देगी खरीदा था कि नहीं खरीदा था। तो ये भी है एक तरीका। अच्छा, और कैसे चेक किया जा सकता है? देखो, प्रिया ने एक और चीज लिखी है, मैडम सेल हुई है तो आपका इन्वेंट्री कम हुआ होगा, आपके गोडाउन से माल निकल के गया होगा सामने वाले के गोडाउन में, है ना? तुम माल बेचोगे तो तुम्हारे गोडाउन से माल
कम होगा ना, तो गोडाउन के भी आप इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स देखो। सच में अगर सेल हुई है तो आपकी इन्वेंट्री कम हुई होगी, आपका उतना माल निकल कर गया होगा, तो आप इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स भी चेक कर सकते हो। अच्छा, और क्या चेक कर सकते हो? सेल हुई है, अच्छा सेल हुई है तो शिपिंग भी तो हुई होगी, तुमने ट्रांसपोर्ट में माल लगाया होगा। अब तुम जब सामान बेचते हो तो मान लो सामने वाली पार्टी दिल्ली की है, तो तुम बाय रोड भेजे हुए, बाय रेल भेजोगे, तो शिपिंग तो हुई है ना, तो शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स देखो। सच में अगर सेल हुई है तो शिपिंग हुई होगी, तो शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास। अच्छा ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर सेल हुई है तो सामने वाले को जब गुड्स मिले होंगे, मैंने सामान बेचा प्रिया को, प्रिया के पास जब सामान पहुंचा होगा तो प्रिया ने गुड्स रिसीव नोट बनाया होगा कि मुझे सामान मिल गया, और ये नोट बना के मुझे भेजा होगा। जब मैंने ये सामान प्रिया को बेचा तो प्रिया ने मुझे एक गुड्स रिसीव नोट भेजा होगा कि मुझे ये गुड्स मिल गए हैं, तो आप गुड्स रिसीव नोट भी चेक करो। तो एक चीज को चेक करने की बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप एक एक चीज को, वैसे ही खर्चे, सेल, परचेज, मैडम ऑडिटर क्या डिटेल में चेक करता है क्या? हाँ, डिटेल में चेक कर सकता है। समझ रहे हो? तो कहता है एक चीज, अब देखो, क्योंकि मैडम इतना डिटेल में क्यों चेक करना चाहिए? मेरे को एक बात बता, इनवॉइसेस झूठे भी हो सकते हैं क्या? सारे बच्चे मेरे को एक बात बताओ, कभी कभी इनवॉइस झूठे बन सकते हैं क्या? अगर आप सच में सोचो, अगर किसी कंपनी को घोटाला करना है तो झूठे इनवॉइस बन सकते हैं क्या? अरे कमी थोड़ी है मैडम, फ्रॉड करने के तरीके तो हजारों हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर मान लो इनवॉइस से सेटिस्फाइड नहीं है, ऑडिटर को लग रहा है नहीं यार और डिटेल में चेक करना चाहिए, तो आप बैंक के ट्रांजैक्शंस चेक करो, आप डेटर प्रिया से पूछो, इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स चेक करो, प्रिया को सामान मिला होगा तो प्रिया ने कोई जीआरएन भेजा होगा, गुड्स रिसीव नोट भेजा होगा, उसको चेक करो, तुम शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक करो, ताकि तुम्हें 100% समझ में आ जाए कि हाँ सच में सेल हुई है। तो ऑडिट बेटा, ऑडिट इतनी डिटेल चेकिंग होती है, ऑडिट कोई ऊपर ऊपर से चेकिंग नहीं होती। ऐसे नहीं ऑडिटर गया अरे क्या लिखा है बताओ दिखाओ जय ऊपर से देख लिया, नहीं। ऑडिटर बेटा ऑडिट करने में टाइम लगाता है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज को डिटेल में चेक करता है कि सच में ये हुआ है कि नहीं, सच में जो लिखा है वैसा ही हुआ है कि नहीं। तो ऑडिटर एकदम जान लगा के ऑडिट करता है, मतलब हर एक चीज को डिटेल में चेक करता है, ऊपर ऊपर से चेकिंग नहीं करता। ऑडिट इज अ डिटेल्ड चेकिंग, ठीक है? यस, तो यहां पे एक डेफिनेशन दी गई है ऑडिट की। ऑडिट क्या होता है मैम? ऑडिटर एक एक फिगर को नोट्स टू अकाउंट्स इनवॉइसेस से मैच करता है। चलो ये जो वंश ने मुझे पूछा है इसका भी एक जवाब देते हैं। मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर जितना हो सकता है उतनी चेकिंग करता है। अब जैसे जो बड़े बड़े कंपनीज हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स हो गया, ठीक है? एशियन पेंट्स ने 365 डेज में, साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं मैडम। एशियन पेंट्स ने तो क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस किए होंगे। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या ऑडिटर के लिए? आप लोग मुझे बताओ, क्या इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन? अब ऑडिटर है ना बेटा, भगवान तो नहीं है कि सारी चीजें चेक कर ले। जितना हो सकता है वो उतना चेकिंग करने की ट्राई करता है, पर यार 365 डेज में तो करोड़ों के ट्रांजैक्शन हुए हैं, आप एक एक को तो नहीं चेक कर सकते। तो बेटा ऑडिटर ना सैंपलिंग बेसिस पे चेक करता है, सैंपलिंग बेसिस पे चेक करता है। मतलब सारा तो देखो चेक करना पॉसिबल नहीं है, सारा चेक करते बैठेगा तो फिर हो गया उसका काम। सैंपलिंग बेसिस पे चेक करता है। सब कुछ तो नहीं चेक किया जा सकता ना यार। जिसको करने में तुमने 365 डेज लगा दिए, उसको चेक आप कैसे 1-1.5 महीना में कर सकते हो, 2 महीना में कर सकते हो? कर सकते हो क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना मैडम। समझे? वेरी वेरी नाइस। चलिए जी। ऑल राइट, तो अब है ना आप मेरे साथ है ना, मैं आप हैंड रिटन नोट्स खोलती हूं। अब मेरे साथ आप एक चीज पढ़ोगे। क्या? ऑडिट क्या है? व्हाट इज ऑडिट? ये देखो, ये अपना हैंड रिटन नोट्स है, ये आपके साथ शेयर किया जाएगा एज सुन एज। अभी शेयर नहीं करूंगी बेटा, क्योंकि अभी हमारी क्लास यूट्यूब पर हो रही है। जैसे ही हम ऐप के ऊपर शिफ्ट करेंगे,
हैंड रिटन नोट्स आपके साथ में शेयर कर दूंगी जैसे ही हम ऐप पे शिफ्ट होंगे आफ्टर फर्स्ट 5 क्लासेस। क्यों ऐसा? क्योंकि पहली 5 क्लासेस अभी यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर ये हैंड रिटन नोट्स शेयर नहीं होंगे, तो जैसे ही आप ऐप पे शिफ्ट होगे ना तो ये हैंड रिटन नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है? ओके। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज ऑडिट? मैडम ऑडिट क्या है? अगर कोई आपसे एक लाइन में पूछे, मैडम मैं ना एक लाइन में जानना चाहता हूं कि ऑडिट क्या है, तो क्या होता है मैडम ऑडिट, बताइए हमें। 1 मिनट, मुझे ना ये एक नहीं मिल रहा है, यस, व्हाट इज ऑडिट? तो कहता है देखो व्हाट इज ऑडिट, कहता है ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट किसकी करने जाते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। वहां गिल्ली डंडा खेलने तो गए नहीं हो, डांडिया करने तो गए नहीं हो, मेहंदी बनाने तो गए नहीं हो, करने क्या गए हो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने गए हो। और ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, मतलब ऑडिटर को अपने हिसाब से काम करना है बेटा। मतलब जब तुम ऑडिट पे जाओगे ना तो तुम्हें इंडिपेंडेंट रह के काम करना है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है? सारे बच्चे मुझे बताना। अगर तुम्हें मैनेजमेंट ये बोलती है ऑडिटर उस ट्रांजैक्शन को चेक मत करना, ऑडिटर इन खर्चों को चेक मत करना, ऑडिटर ये सारे खर्चे ठीक हुए हैं, इनके इनवॉइसेस चेक मत करो, तो क्या तुम बात मान जाओगे क्या? तुम बताओ मुझे, सच्ची बात बताना। मैनेजमेंट तुम्हें बता रही है इधर आओ ऑडिटर, ये लो चाय पानी पियो, ये लो पानी पियो ऑडिटर, तुम पानी पी रहे हो मैनेजमेंट के साथ, और पानी के एक घूंट के बाद मैनेजमेंट तुम्हें ये बोलती है साहब, ऑडिटर साहब वो खर्चों को चेक मत करना, बस खर्चे ठीक है, अबे अपने तो घर की बात है, खर्चे मत चेक करो, सब सही है। तो क्या तुम मान जाओगे क्या? नहीं मानोगे ना। तो कहता है ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट मतलब तुमको काम अपने मन से करना है। कहता है ऑडिटर काम अपने जजमेंट के हिसाब से करेगा, खुद के हिसाब से करेगा। तुम्हारा जजमेंट किसी और के विशेष और डायरेक्शन के हिसाब से नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट तुम्हें बोले ऐसे कर लो, मैनेजमेंट तुम्हें बोलो वो मत चेक करो, तो तुम वैसे करोगे क्या? नहीं। क्या इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब ऑडिटर का जजमेंट किसी और के विशेष और डायरेक्शन के हिसाब से नहीं होना चाहिए। मतलब ऑडिटर किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, तुम्हें काम अपना इंडिपेंडेंटली करना है, ठीक है? इंडिपेंडेंस अगर आप रखोगे ना ऑडिट में, तो ऑडिटर बायस नहीं होगा। मतलब ऑडिटर बायस नहीं होगा और ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करेगा। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है? फुल फैक्ट्स और फिगर्स को देख के काम करेगा। ऑब्जेक्टिविटी मतलब अपने जजमेंट के हिसाब से काम करेगा, फैक्ट्स को फिगर्स को देख के काम करेगा। तो कहता है ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट मतलब ऑडिटर अपने जजमेंट के हिसाब से काम करेगा, दूसरों के विशेष और डायरेक्शंस के हिसाब से काम नहीं करेगा। और अगर इंडिपेंडेंट रहेगा तो बिना बायस हुए काम करेगा, फुल ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से काम करेगा। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है? किसी और के जजमेंट के हिसाब से नहीं, खुद के जजमेंट के हिसाब से काम करेगा, खुद के विशेष के हिसाब से काम करेगा, लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो कहता है ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अच्छा, अब मुझे बताओ हर एक एंटिटी की ऑडिट हो सकती है क्या? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैडम किसके? आप कह रहे हो, मैं कह रही हूं बेटा ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब मैडम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके? कौन सी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अब बेटा कोई भी एंटिटी की ऑडिट हो सकती है, चाहे तुम प्रॉफिट कमाते हो या नहीं कमाते हो। मतलब मैडम एनजीओ और चैरिटेबल ट्रस्ट की भी ऑडिट होती है क्या? वो लोग तो पैसा नहीं कमाते। हाँ, कहता है हर एंटिटी की ऑडिट हो सकती है, चाहे आप प्रॉफिट कमाते हो नहीं कमाते हो, चाहे आपका साइज कुछ भी हो। मतलब हो सकता है तुम्हारी एंटिटी छोटी हो, मीडियम साइज की हो, लार्ज हो, क्या तुम्हारी भी ऑडिट होगी क्या? हाँ। मतलब क्या ऐसा होता है क्या मैडम सिर्फ बड़े बड़े एंटिटीज की ऑडिट होगी, जो बहुत पैसा कमाते हैं सिर्फ उनकी ऑडिट होगी? नहीं। अब तुम चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो नहीं हो, तुम्हारा साइज छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, कैसा भी हो, तुम्हारी एंटिटी की ऑडिट होगी क्या? हाँ, हो सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म। मतलब तुम कंपनी हो, तुम एलएलपी हो, तुम पार्टनरशिप फर्म हो, सबकी ऑडिट हो सकती है क्या? हाँ। अब कंपनी की होना तो मैंडेटरी है, बाकी पार्टनरशिप फर्म चाहे एलएलपी चाहे तो ऑडिट करा सकते हैं क्या? हाँ। तो कहते तुम्हारा लीगल फॉर्म, तुम चाहे कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, प्रोप्राइटरी हो, तुम कुछ भी हो भाई, तुम्हारी ऑडिट होगी। तो कहता है तुम ऑडिट करवा सकते हो। तो ऑडिट के लिए पैसा कमाना, ऑडिट के लिए कंपनी ही होना, ऑडिट के लिए बड़ी ही कंपनी होना, ये जरूरी है क्या? नहीं। तो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी एंटिटी के हो सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज,
इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म, इररिस्पेक्टिव कि तुम प्रॉफिट कमाते हो नहीं कमाते हो। एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट, क्या इनकी ऑडिट नहीं होती? होती है। तो क्या प्रॉफिट कमाना जरूरी है क्या तभी तुम्हारी ऑडिट होगी क्या? नहीं, ये भेदभाव नहीं है। कोई भी एंटिटी चाहे प्रॉफिट कमाए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इररिस्पेक्टिव तुम्हारा लीगल फॉर्म कुछ भी हो, तुम्हारी ऑडिट होगी। अच्छा, और मैडम ये ऑडिट वॉडिट क्यों की जाती है? इतना डिटेल में ऑडिटर इतना माथा लगा के ये एग्जामिनेशन क्यों कर रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये एग्जामिनेशन क्यों कर रहा है? ताकि बेटा ऑडिटर ओपिनियन दे सके। ऑडिट करने के बाद ऑडिटर एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा जिसमें ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा कि मेरे हिसाब से सब ठीक है कि नहीं, मेरे हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। तो इतना साम दाम दंड भेद जो ऑडिटर रच रहा है वो क्यों रच रहा है बेटा? ताकि चेकिंग करने के बाद अपना ओपिनियन दे। ओपिनियन किधर देता है? ऑडिट रिपोर्ट में। काम खत्म होने के बाद अपनी एक रिपोर्ट इशू करता है जिसमें अपना ओपिनियन देता है। ठीक है, ओके जी, हाँ जी मैडम, ओके। तो अब मुझे बताओ ऑडिट क्या है? सारे बच्चे इसे खुद पढ़ेंगे। चलो, एवरीबडी रीड दिस। इस लाइन को रीड करें। चलो, इस पैराग्राफ को रीड करें। जब हो जाए तो बोलना मैडम डन डन डन। आजा बेटा, फिर ब्रेक दूंगी, ब्रेक। ठीक है ओके मैडम है, आज पहली क्लास है, ऐसा कंटिन्यूअसली पढ़ाओगी तो हमारे क्या है, दिल में दर्द हो जाता है। नहीं होगा रे दिल में दर्द, काहेगा दिल में दर्द हो जाता है? दिल में बहुत दर्द हो रहे हैं, वैसे भी तुम्हारे बहुत दर्द ही करता है तुम्हारा दिल। तुम्हारा क्या है? पढ़ो इसे। सांख्य प्रणेता, मैडम ये डेफिनेशन एग्जाम में आ सकता है? हाँ, सब कुछ आ सकता है, मैं तुमको बताऊंगी कैसा कैसा आएगा। चलो पानी वानी पी लो यार, है मुझे तो पीने दो कम से कम शांति से। अब तो हर एक लाइन का मतलब है। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, अब रट्टू तोता बनना नहीं है तुम्हें। मेरे को बताओ, बच्चे क्या करते हैं, मैडम ये डेफिनेशन को याद करना है क्या? मैं याद कर लेता हूं मैडम, मैं ना रट लेता हूं इस डेफिनेशन को। अरे रटना काय को है रे तेरे को? ये सब का मतलब कुछ कुछ निकल रहा है ना। इधर आ, अब तुम खुद फिल इन द ब्लैंक्स करो। चलो, अब इसमें कुछ रटने वाली बात है क्या? ऑडिट इज एन डैश एग्जामिनेशन। बताओ क्या ऑडिट, क्या एग्जामिनेशन है? मुझे सारे बच्चे बताओ, इसमें रटना कुछ नहीं है, ऑडिट फील करना है बेटा। ऑडिट एक किस तरह का एग्जामिनेशन है? वेरी गुड मैडम, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। अच्छा, एग्जामिनेशन किसका करने गए हो? किसका करने गए हो? एग्जामिनेशन मतलब चेक करना ना, इंडिपेंडेंट चेक करना। चेक किसको करने गए हो? वहां के पौधे कैसे लगे हुए हैं, कंपनी के बाग बगीचे में पौधे कैसे लगे हुए हैं, उसका चेकिंग करने गए हो क्या? नहीं ना मैडम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चेकिंग करने गए हैं। अच्छा ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चेकिंग करने गए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके, कौन सी एंटिटी के, कौन सी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने गए हो? आप बोलोगे एनी एंटिटी भाई मैडम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी। मैंने कहा अच्छा, तुम बोल रहे हो इररिस्पेक्टिव कि प्रॉफिट ओरिएंटेड है कि नहीं है, इररिस्पेक्टिव मोटी है छोटी है, इररिस्पेक्टिव साइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म मतलब अब वो एंटिटी कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, क्या सबकी ऑडिट होती है क्या? हाँ। अच्छा, और मैं तुम्हें कह रही हूं, मेरे को एक बात बता बेटा, ये इतना तेरे को मगजमारी करने को क्यों है रे? तेरे को इतना एग्जामिनेशन क्यों करने का है? इतना चेकिंग करने के बाद क्या करोगे? गिल्ली डंडा खेलने का है? नहीं, सच एन एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन आप क्यों करते हो? टू फॉर्म ओपिनियन। मैडम ऑडिटर चेक करके क्या अपना ओपिनियन देता है? टू फॉर्म एन ओपिनियन। किसमें? अपनी एक रिपोर्ट में। ऑडिटर अपनी एक रिपोर्ट इशू करेगा जिसमें वो अपना ओपिनियन देगा। समझा? तो इसे कहते हैं ऑडिट। ये है डेफिनेशन। वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी सिंपल है ना जी। चलो, अभी तुमको ब्रेक है, ओके? चलिए जी, अब तुमको ब्रेक है, 10 मिनट का ब्रेक है, ठीक है? 10 मिनट का ब्रेक है, फिर हम वापस मिलेंगे। 10 मिनट ब्रेक, ओके?
फिर हम इस डेफिनेशन का एनालिसिस भी पढ़ेंगे, ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, पर हम एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। ओके ओके बेटा, 10 मिनट का ब्रेक टाइम। तो यू विल सी मी एट 12:35 हो रहे हैं ना, 12:45 मिलो मुझे, 12:46 मिलो, ठीक है, 12:46 PM। मैम आई हैव वन डाउट, बोलो बेटा नवीन। फर्स्ट टाइम 10 मिनट का ब्रेक, अरे दिल बड़ा है मेरा, तुमको क्या पता है, ऑडिट में दिल थोड़ा मेरा ऐसा बड़ा हो जाता है, लॉ में थोड़ी कंजूसी होती है, ऑडिट में एकदम खुले दिल के साथ चलते हैं अपने। नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, पहला दिन है तो दे दिया 10 मिनट का ब्रेक, तुमको सुहाता नहीं है ना ब्रेक। लिख के रख। नवीन क्या कह रहा है, मैडम आई हैव टेकन क्लास फ्रॉम November 12। ओके बेटा, आगे बोल। यस नवीन बेटा जी, आगे बताइए। बट वंस ऑल्सो आई हैव नॉट अटेंडेड लाइव क्लास। क्यों है, कामचोर बन रहा है नवीन, इतनी कामचोरी क्यों? सच्चाई भी है आपकी बातों में, कहता मैंने वैसे तो ले लिया आपका क्लास पर देखा नहीं। क्यों नहीं देखा है? आज से देखना चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है नवीन, आज से लाइव हो जाओ। आज नया बैच चालू हो रहा है ना, आज से लाइव हो जाओ। ये लाइव क्लास में मजा ज्यादा आता है, रिकॉर्डेड भी सही है, लाइव में मजा आता है। टेक्निकल टीम नॉट नॉट हेल्पिंग मी। क्यों नॉट हेल्पिंग यू? हम क्यों हैं आपकी हेल्प करने के लिए बेटा, बता दे तेरी टेक्निकल टीम क्यों हेल्प नहीं कर रही? टेक्निकल टीम तो बेचारी सीधी सी टेक्निकल टीम है, सबकी मदद करती रहती है, फिर भी सब बच्चे उनको बोलते रहते कुछ कुछ। टेक्निकल टीम नॉट हेल्पिंग मी मैडम। बेटा क्या है नवीन, मैं हेल्प करती हूँ ना तेरी, चल क्लास में हूं मैं, बता दे। टेंशन नको ले रे, ऐसे स्ट्रेस लेगा झुरियां आ जाएगी। नवीन एक काम कर, मेरे को ना तुम टेलीग्राम पे मैसेज कर अपना नाम और नंबर और क्या कंसर्न है आपका, वो भी मैसेज कर दे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि तुम्हारा जो भी इशू है, टेक्निकल जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो नवीन, नवीन ही है ना? हाँ नवीन, एक मिनट, ये क्या हो गया मेरे उसमें? यस मैडम, थैंक यू। ओके नवीन, बेटा आज से आप लाइव चालू कर सकते हो नवीन, पहली 5 क्लासेस तो यूट्यूब पर होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपका कोई भी जो टेक्निकल इशू है ना, वो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, तो आई विल आस्क टीम कि आपका इशू ASAP रिजॉल्व हो जाए, आज ही रिजॉल्व हो जाए बल्कि, ठीक है। हेलो मैम, फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपसे ही पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा रहा था। अच्छा, वेरी गुड, अभी तुम ऑडिट पढ़ेगा मेरे से। चलो ओके बेटा जी, ओके, मैं 5 मिनट में आती हूँ, जब तक आप अपना काम करिए। ओके चलो।
All right. We are back. आ जाओ सभी बच्चे. वेलकम बैक मैम. थैंक्स बेटा. आ जाओगे. 1 मिनट. 1 मिनट रुको. 1 मिनट. हेलो. हाँ जी. ओके जी. ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट. वेलकम बैक. आ गए मैडम. वेरी गुड. आ जाओगे सभी बच्चे. वेरी वेरी नाइस. दिख रहे क्या हम? वेरी वेरी नाइस. चलो. ओके बेटा. ओके ओके ओके. चलिए. एवरीबडी एवरीबडी आ जाओ. तो आपने अभी मेरे साथ क्या पढ़ा बेटा? ऑडिट क्या होता है मैडम? ऑडिट का मतलब क्या होता है? अब देखो यहां पे ना नीचे एक एनालिसिस दिया हुआ है कि ये ऊपर वाली डेफिनेशन को हम तुम्हें समझाते हैं. एनालिसिस मतलब क्या होता है? ऊपर लिखी हुई बात को नीचे समझाते हैं आपको. वैसे तो आपने समझ लिया, पर फिर से एक बार बुक में लिखा हुआ है. ठीक है. कहता है देखो, जैसे ये जो लाइन लिखी हुई है, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. तो इस बात को यहां पे एक्सप्लेन किया गया है कि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है. तो कहता है इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है मतलब क्या होता है? जो आदमी ऑडिट कर रहा है उसका जो जजमेंट है इज नॉट सबॉर्डिनेट ऑफ विशेस एंड डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन. मतलब जो आदमी ऑडिट करेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा. उसका जजमेंट उसका होगा. उसका जजमेंट किसी और के विशेस और डायरेक्शन के हिसाब से नहीं होगा. मतलब जो आदमी ऑडिट करेगा, मतलब ऑडिटर, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा. राइट. वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करेगा, वो जो ऑडिट करेगा, वो जो ओपिनियन देगा, वो बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए देगा, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एनी इन्फ्लुएंस. ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट का वर्ड तुम्हें बता रहा है. इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब बता रहा है कि जो आदमी काम करेगा, ऑडिटर, वो अपने जजमेंट के हिसाब से काम करेगा. उसका जजमेंट किसी और के विशेष डायरेक्शन के हिसाब से नहीं होगा. जो आदमी ऑडिट करेगा वो किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होगा. मतलब अपना ओपिनियन देने के समय पे आप किसी तीसरे आदमी की बातों में आके ओपिनियन नहीं दोगे. योर ओपिनियन इज योर ओपिनियन, नन ऑफ देयर ओपिनियन. ठीक है. योर ओपिनियन इज योर ओपिनियन. यू डोंट हैव टू गेट अफेक्टेड बाय एनी इन्फ्लुएंस. तो कहता है जब आप इंडिपेंडेंटली काम करोगे ना, तो ही तो ऑडिटर ऑब्जेक्टिवली काम कर पाएगा, बिना किसी बायस के काम कर पाएगा. अच्छा मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, अगर तुम लोग, एक बात बताना मुझे, अगर तुम मैनेजमेंट के कहे कहे काम करते हो, मैनेजमेंट कहता है ऑडिटर खर्चों को मत चेक करो, तो तुम नहीं करते. मैनेजमेंट कहता है अरे इनवॉइस देख के हो गया आपका, अरे इसका इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, इसको मत चेक करो, हमने सच में सेल किया है, तो तुमने नहीं चेक किया. तो मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम ऐसा करते हो, मैनेजमेंट के कहे कहे काम करते हो, मैनेजमेंट कहता है सब ठीक है, तो तुम भी कह देते हो सब ठीक है, तो तुम क्या बायस हो रहे हो क्या? कहीं ना कहीं तुम मैनेजमेंट की तरफदारी कर रहे हो क्या? बायस हो रहे हो क्या? हाँ. तो कहते हैं देखो अगर इंडिपेंडेंटली रहोगे ना, तो उससे क्या होगा? क्या हो गया ये? एवरीवन अभी सही है क्या? वीडियो रुक गई थी ना, कोई बात नहीं, अभी सही है. ये क्या हो रहा है? 1 मिनट. एवरीवन
हाँ देखो, अभी सही दिख रहा होगा तुम्हें, सही है। आ जाता है यार गड़बड़, ठीक है, गड़बड़ ठीक कर दिया हमने। ओके जी, कोई बात नहीं, छोड़े 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 ऊपर नीचे होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ बेटा। ऑल राइट मैडम, ऑल राइट मैडम, कोई बात नहीं मैडम, आगे बढ़ेंगे मैडम। ओके बेटा, आ जाओ चल। तो ये क्या कहता है बेटा, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब ऑडिटर हैज टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब ऑडिटर अपने जजमेंट के हिसाब से काम करो। आपका जजमेंट किसी और के विशेष के हिसाब से नहीं होना चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्टिवली एक्ट कर पाओगे, तभी आप बिना किसी बायसनेस के काम कर पाओगे, अगर इंडिपेंडेंटली काम करोगे तो। ठीक है, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, सारे बच्चे, अ पर्सन हु रिक्वेस्ट हिज ब्रदर, मान लो मेरा एक भाई है जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैंने उसी को बोला कि मेरी ऑडिट कर दे। मेरा एक प्रोप्राइटरी कंसर्न है, मैं अकेले काम करती हूं, मेरा एक प्रोप्राइटरी कंसर्न है बेटा। मैं अगर अपने भाई को बोलूंगी मेरी ऑडिट करने के लिए और ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के लिए, तो मुझे बताओ क्या मेरा भाई इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा? मेरा इकलौता भाई मेरी एक प्रोप्राइटरी फर्म को ऑडिट कर रहा है, कहता है क्या एक सीए ऐसे अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है क्या जिसमें आपका ब्रदर ही सोल प्रोप्राइटर हो? मतलब मेरा भाई, मतलब मान लो मेरा एग्जांपल अगर लूं, मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप को क्या मेरा ही भाई ऑडिट कर देगा क्या? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हमारे बीच का रिश्ता ही ऐसा है, भाई बहन का रिश्ता है, तो कोई इंडिपेंडेंस नहीं होगा, देयर विल बी नो इंडिपेंडेंस ड्यू टू रिलेशनशिप बाय बर्थ। हमारा खून का रिश्ता है, हम भाई बहन हैं। सीए और ब्रदर के बीच में, मतलब मेरे और मेरे भाई के बीच में रिलेशनशिप ऑफ ब्लड है, रिलेशनशिप बाय बर्थ है, तो हमारे बीच में इंडिपेंडेंस तो रहेगा नहीं। मतलब भाई अगर ऑडिट करेगा तो सब बोलेगा ना सब कुछ सही है, भाई तो मेरे हिसाब से ही काम करेगा, तो मेरे से इन्फ्लुएंस हो जाएगा क्या? यस। ब्रदर अगर मेरी फर्म की ऑडिट करे तो मेरे से इन्फ्लुएंस होके काम करेगा। मैं बोलूंगी सब बोल अच्छा है तो बोलेगा अच्छा है, मैं बोलूंगी बोल सब खर्चे ठीक है तो बोलेगा सब खर्चे ठीक है। तो बेसिकली क्यों, तो वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए भाई ऑडिट कर ही नहीं सकता। आपका कोई रिश्तेदार आपकी ऑडिट नहीं कर सकता, आपका रिलेटिव आपकी ऑडिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका रिश्ता ही कुछ ऐसा है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अ सीए हु हैज इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, तुमने टाटा मोटर्स के 10,000 शेयर्स खरीदे हुए हैं, क्या अगर टाटा मोटर्स के अकाउंट्स की आप ऑडिट करते हो, कर सकते हो क्या? तुमने ऑलरेडी लॉ में भी पढ़ा हुआ है बेटा ये चीज। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास किसी कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं, तो क्या उस कंपनी के ऑडिट तुम कर सकते हो? कर सकते हो क्या? कैन यू ऑडिट? मेरे पास टाटा मोटर्स के 10,000 शेयर्स है, क्या मैं टाटा मोटर्स की ऑडिट कर सकती हूँ? नो। क्यों? क्योंकि इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट यू आर होल्डिंग द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। आप एक बात बताओ, अगर तुमने खुद का पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो तुम कभी भी ऐसा बोलोगे क्या कि कंपनी फ्रॉड कर रही है, कंपनी में गलत काम हो रहा है, कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ बातें लिखी है? कभी भी मैं लिखूंगी क्या ऐसा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं लिखूंगी तो पैसा तो मेरा ही डूबेगा ना, शेयर के जो प्राइस घटेंगे मेरा भी तो नुकसान होगा। तो कहता है अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो आप उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका खुद का इंटरेस्ट छुपा हुआ है, सेल्फ इंटरेस्ट है आपका, क्योंकि आपका खुद का पैसा इन्वेस्टेड है कंपनी में है, तो आपका जजमेंट इंडिपेंडेंट होगा ही नहीं। आप हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही बोलोगे कंपनी के बारे में। क्यों? क्योंकि तुम्हारा खुद का पैसा इन्वेस्टेड है, तुम्हारा सेल्फ इंटरेस्ट है, तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट छुपा हुआ है, तो तुम्हारा इंडिपेंडेंस कभी भी नहीं होगा। तुम काम कैसे करोगे? इंडिपेंडेंटली करोगे ही नहीं। ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो ये क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है, ये एग्जाम्पल दे रहा है, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, मतलब तुम्हारा काम तुम अपने जजमेंट के हिसाब से करो, इंडिपेंडेंट रह के करो। मतलब मेरा जजमेंट किसी और के हिसाब से नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट गेट इफेक्टेड बाय एनीबडी एल्स। किसी और से मैं इन्फ्लुएंस होके काम कर रही हूं ना, तो मतलब इंडिपेंडेंटली नहीं कर रही। ठीक है, ओके। अब दूसरी लाइन, ये आपको ऑलरेडी पता है, किसी भी एंटिटी की ऑडिट हो सकती है क्या? हाँ, चाहे प्रॉफिट कमाती हो नहीं कमाती हो,
बड़ी छोटी कुछ भी हो, लीगल फर्म कुछ भी हो, सबका ऑडिट होता है क्या? कहता है देखो, जरूरी नहीं है प्रॉफिट ओरिएंटेड होना। एन एंटिटी नीड नॉट बी प्रॉफिट ओरिएंटेड, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट, उनकी भी ऑडिट होती है क्या? हाँ। चाहे एंटिटी का साइज, ऑडिट कैन बी अंडरटेकन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, कहता है हर ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट होती है, चाहे स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, हर ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट होती है। एंड कहता है हर एंटिटी की ऑडिट होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल स्ट्रक्चर, इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म, मतलब आप हो सकता है प्रोप्राइटरी कंसर्न हो सकता है फर्म हो सकता है एलएलपी हो सकता है प्राइवेट पब्लिक सोसाइटी ट्रस्ट, कुछ भी हो सकते हो, क्या सबकी ऑडिट होती है क्या? यस। तो इररिस्पेक्टिव यू आर प्रॉफिट ओरिएंटेड, irrespective you are medium, large, big, does not matter, irrespective of your legal structure, whether you are a company, whether you are a firm, whether you are a private company, public company, फलाना कंपनी, ढिमाना कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, कुछ भी हो, सबकी ऑडिट होगी। ठीक है। और ये पर्पस क्या है ऑडिट का? टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुम ये साम दाम दंड भेद क्यों रच रहे हो? ये रच रहे हो ताकि तुम अपना ओपिनियन दे सको। किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। समझा बेटा? तो मुझे बता दे, तेरे दिल में बात बैठ गई है ना? व्हाट इज ऑडिट? एक एक लाइन का मतलब समझ में आ गया। इंडिपेंडेंट रहना मतलब यू शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय एनीबडी, योर जजमेंट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन एल्स, यू हैव टू वर्क एज पर योर विशेज एंड डायरेक्शन एंड नॉट एज पर एनी अदर पर्सन्स विशेज एंड डायरेक्शन। ठीक है, चलो, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस बेटा। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, तुम तो चेक करने गए हो, क्या तुम बनाते हो क्या? अच्छा मेरे को बताओ, तुम लोग ही बना के तुम ही चेक कर दोगे क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर का बनाने का काम है क्या? नहीं। कहता है किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना, ये मैनेजमेंट का काम होता है। मतलब टाटा मोटर, रिलायंस, एशियन पेंट, कोई भी कंपनी हो, कोई भी एंटिटी हो, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का काम ऑडिटर का नहीं है, बनाओगे तुम। हम तुम्हारे काम को चेक करने आए हैं, मतलब तुम बनाओ, हम देखेंगे कि तुमने ठीक से बनाया कि नहीं। तो कहता है कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है ना, वो बनाती है किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है। ऑडिटर तो केवल ओपिनियन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है कि नहीं, अपनी रिटन ऑडिट रिपोर्ट में। कहता है ऑडिटर एक लिखित रिपोर्ट इशू करता है, इस तरीके की एक रिपोर्ट होती है, किधर गई, कुछ रिपोर्ट दिख नहीं रही, चलो, इस तरह की एक लिखित रिपोर्ट होती है। इस रिपोर्ट में ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। बनाता नहीं है, वो तो मैनेजमेंट बनाती है। ठीक है, ओके, सारे बच्चों को समझा? दक्ष बेटा, ये सीए इंटर का क्लास है दक्ष, सीए फाउंडेशन का क्लास नहीं है, है ना? ठीक है, चलो एवरीबडी, ओके, सबको समझा? यस मैडम, समझ गया, वेरी वेरी नाइस, ओके, परफेक्टो परफेक्टो परफेक्टो, क्लियर है मैडम। बनाएगी मैनेजमेंट, चेक करोगे तुम और अपना ओपिनियन दोगे। किसमें? ओपिनियन हाथ में ऐसे मेहंदी रचा के तो दोगे नहीं, ऐसा मेहंदी से ऐसा लिख दोगे क्या मेरा ओपिनियन ये है? अपनी हथेली पे मेहंदी से लिखोगे क्या? नहीं ना मैडम, रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट में लिखोगे ना। मुझे ये लिखित रिपोर्ट दोगे ना एक, क्या मेहंदी बना के ऐसे लिख दोगे क्या मेरा ओपिनियन ये है, हथेली पे रख के या माथे पे लिख के मेरा ओपिनियन ये है, ऐसे दोगे क्या? नहीं, एक लिखित रिपोर्ट इशू करोगे जिसमें अपना ओपिनियन दोगे ना। रिपोर्ट बनाकर मैडम ऐसा मेहंदी वेहंदी हाथ में लगा के थोड़ी दे देंगे। सही बात है, चलो, ओके ओके ओके, चलो इधर आ जाओ। ठीक है ठीक है। अच्छा सारे बच्चे, अब दूसरी बात पे चलते हैं। बात मेरी सुनिए तो जरा। अब आप क्या कहोगे? कहिए मैम, कहना है आपको क्या? वेरी गुड। देखो ये तुम हो, ये जो कंफ्यूज्ड बच्चा है ना, ये तुम हो। अब तुम कह रहे हो मैडम मेरे को ये तो समझ गया, मेरे को ऑडिट समझ में आ गया मैडम, मेरे को ये समझ में आ गया, ऑडिट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना, एग्जामिन करना। बट मैडम एक बात समझ में नहीं आई, पूरे ऑडिट में ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है और किसी को मिसलीड नहीं कर रहे? किसी को क्या नहीं कर रहे? मिसलीड। इसको एकदम बोल्ड में कर दो, ऐसा कर दो, बुक में ऐसा कर दो, मिसलीड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को धोखा तो नहीं दे रहे। ये ऑडिटर भगवान तो नहीं है मैडम, भगवान का भेजा हुआ आदमी भी नहीं है। ऑडिटर तो हमारे जैसा इंसान है। अब उसे कैसे पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है और किसी को चूना नहीं लगा रहे, किसी को मिसलीड नहीं कर रहे? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो मैं तुम्हें बताती हूं, आओ चलो अब ये अपने समरी नोट को खोलते हैं। कहां है हमारा समरी नोट? दिख क्यों नहीं रहा है?
इधर आ जाओ, इधर आओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना बेटा, लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का, उसके बाद छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। पहला दिन है ना, ठीक है। दिल मेरा एकदम क्या है, सॉफ्ट है। पहला दिन को तुमको इतना ज्यादा नहीं कराऊंगी, थोड़ा थोड़ा करेंगे, बेबी स्टेप्स लेंगे साथ साथ में। चलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं कर रहे मैडम, ये ऑडिटर को कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो चलो बेटा, ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस हिसाब से बनते हैं? बुक्स के हिसाब से बनते हैं क्या? सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर को कैसे तब पता चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड तो नहीं करे? मिसलीड मतलब धोखा। मैडम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक तो है ना, किसी को धोखा तो नहीं दे रहे, ऑडिटर को कैसे पता चलेगा? बेटा सबसे पहले ऑडिटर ये देखेगा, सबसे पहली चीज ऑडिटर ये देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनने चाहिए, एज पर द रेफरेंस टू एंट्रीज इन बुक्स की एंट्रीज के हिसाब से। अब बुक्स में जो तुमने एंट्री मारी है, बुक्स के एंट्री के हिसाब से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने चाहिए। पहली बेसिक चीज ऑडिटर ये देखेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये जो तुमने बुक्स बनाए हुए हैं, बुक्स में जो एंट्री मारी हुई है उसके हिसाब से ही बनने चाहिए। P&L बैलेंस शीट कैसे बनाते हो, बुक्स में जो तुमने एंट्री मारी है उसके हिसाब से ही चेक करते हैं ना। सबसे पहले ऑडिटर क्या देखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ड्रॉन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमने बनाए हैं कैसे, बुक्स की एंट्रीज के हिसाब से। अब एंट्री की बात चल ही रही थी, तो सबसे दूसरी चीज तुम क्या देखोगे, बुक्स के अंदर जितनी भी एंट्री मारी हुई है, तुमने बुक्स में सेल की एंट्री मारी भी हो सकती है, परचेज की एंट्री मारी भी हो सकती है, खर्चों की एंट्री मारी भी हो सकती है, इनकम की एंट्री मारी भी हो सकती है। तुमने बुक्स में जितनी भी एंट्रीज मारी हुई है, हर एंट्री के पीछे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए। एंट्रीज शुड बी सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। मतलब अगर तुमने सेल की एंट्री मारी है तो उसके पीछे इनवॉइस होना जरूरी है। अगर तुमने खर्चों की एंट्री मारी है तो उसके पीछे खर्चों के बिल होना जरूरी है। मतलब तुम अपनी मर्जी से खर्चों की एंट्री, अपनी मर्जी से परचेज की एंट्री, अपनी ही मर्जी से कोई फलाना एंट्री नहीं मार सकते। अगर तुम बुक्स में एंट्री मार रहे हो तो उसके पीछे प्रॉपर सबूत होने चाहिए, ऑडिटर ये चेक करेगा। ठीक है, और ऑडिटर ये भी देखेगा कोई भी एंट्री ओमिट तो नहीं हो गई, कहीं तुमने कोई एंट्री रिकॉर्ड ही ना की हो, ऐसा तो नहीं हो रहा। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं कर रहे, ऑडिटर कैसे देखेगा? कहता है ऑडिटर देखेगा कोई एंट्री ओमिट तो नहीं हुई, कहीं तुमने सेल किया हो, परचेज किया हो, इनकम किया हो, खर्चे किए हो और उसकी एंट्री तुमने बुक्स में डाली ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 3 पॉइंट्स तुमने क्या पढ़े? सबसे पहले ऑडिटर क्या देखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनने चाहिए, विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन बुक्स, बुक्स की एंट्रीज के हिसाब से बनने चाहिए। अब एंट्री की बात हो ही रही थी, कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए, वो ये चेक करेगा। हर एंट्री के पीछे पूरा सफिशिएंट सबूत होना चाहिए, हर एंट्री के पीछे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत होना चाहिए। अच्छा, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे 3 पॉइंट है, क्या चेक करेगा? कहता है ऑडिटर ये चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई सारी इंफॉर्मेशन साफ सुथरी, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। अनएम्बिगुअस मतलब नॉन कंफ्यूजिंग। तो कहता है ऑडिटर ये चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई सारी बात क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, नॉन कंफ्यूजिंग होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुमने जो भी चीज जैसे भी क्लासिफाई की, डिस्क्लोज की, डिस्क्राइब की, वो बिल्कुल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब तुम अपने मन से तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे नहीं ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी डिस्क्लोज करोगे, डिस्क्राइब करोगे, क्लासिफाई करोगे, वो कैसे करोगे? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। एंड तीसरी चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो यहां लिखी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर देनी चाहिए, सच्चाई दिखनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सच्चाई दिखनी चाहिए कंपनी के ऑपरेशनल रिजल्ट्स की। मतलब कंपनी जैसा कर रही है, अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट दिखना चाहिए, कंपनी लॉस में है तो लॉस दिखना चाहिए। कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सच्ची पिक्चर दिखनी चाहिए, कंपनी के काम धंधे की, कंपनी के एसेट्स की, लायबिलिटी की सच्ची पिक्चर दिखनी चाहिए। ठीक है, कोई गलत नहीं दिखनी चाहिए। तो सारे बच्चे इधर आना, अब तुम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करो। मैडम अभी तक तो मुझे पूरा याद ही नहीं हुआ, मुझे पता है तुझे याद नहीं हुआ, पर तुझे याद आएगा अभी। इधर आ। अरे क्या है, साफ पेज क्यों नहीं निकल के आ रहा है? ओहो बेटा, एक साफ सुथरा पेज क्यों नहीं मिल रहा है मुझे? 1 मिनट। इधर आओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं कर रहे, ये कैसे पता चलेगा? मुझे बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखो, यहां पे तुम मत लिखना,
बोलो। और ये बुक्स है। पहला पॉइंट क्या कहता है, क्या करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर क्या चेक करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे ड्रॉ होने चाहिए? ड्रॉन ऑन दी बेसिस ऑफ एंट्रीज इन बुक्स। ऑडिटर देखेगा भैया पीएनएल और बैलेंस शीट और जो भी तुमने बनाया है वो कैसे बनना चाहिए? बुक्स के हिसाब से बनना चाहिए। एंट्री जो बुक्स में एंट्री है उसके हिसाब से बनना चाहिए। अच्छा ठीक है मैडम। अब एंट्री की बात चल ही रही थी तो चलो एंट्री पे बात करें। बुक्स के अंदर क्या होती है? बुक्स के अंदर डांडिए तो होते नहीं, एंट्रीज ही होती है। बुक्स के अंदर क्या मारते हो? एंट्री मारते हो ना। अच्छा जर्नल एंट्रीज होती है। मुझे बताओ एंट्री पे 2 पॉइंट्स थे, क्या चेक करोगे? एंट्री के पीछे क्या होना चाहिए बेटा? एंट्री के पीछे क्या होना चाहिए? अब मेरा मन चाहा मैंने सेल की एंट्री मार दी, मेरा मन चाहा मैंने खर्चों की एंट्री मार दी, ऐसे नहीं होता। बुक्स में अगर आप एंट्री मार रहे हो तो उसके पीछे सपोर्टिंग होनी चाहिए। इट शुड बी सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। पीछे पूरे सबूत होना जरूरी है, बिना सबूतों के काम नहीं चलेगा। अच्छा तीसरी चीज, कोई भी एंट्री क्या नहीं होनी चाहिए? नन ऑफ द एंट्रीज शुड बी, कोई भी एंट्री क्या नहीं होनी चाहिए? ओमिट। कोई भी एंट्री ओमिट है। तुम्हारा मन चाहा, तुम बोल रहे हो ये खर्चा मेरे मन को ये खर्चा नहीं भाया तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑडिटर चेक करेगा तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड तो नहीं कर रहे, मतलब तुमने ऐसा तो नहीं कुछ ओमिट कर दिया, तुमने ऐसा तो नहीं खर्चे डाल दिए, पीछे सबूत ही नहीं है। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके 3 पॉइंट्स बता। चौथा पॉइंट क्या कहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई सारी इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? साफ सुथरी, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मतलब नॉन कंफ्यूजिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कंफ्यूज्ड स्टेट में बना दिया हो, नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनना चाहिए? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब सारी चीजें डिस्क्लोज, क्लासिफाई, डिस्क्राइब कैसे होनी चाहिए? अपने मर्जी से थोड़ी बनाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या देना चाहिए बेटा? कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड क्लियर फेयर पिक्चर देना चाहिए। ट्रू एंड फेयर पिक्चर किसका? कंपनी के ऑपरेशनल रिजल्ट्स, एसेट्स और लाइबिलिटी का। मतलब जो भी एसेट है उतना ही दिखना चाहिए, जितनी लाइबिलिटी है उतना ही दिखना चाहिए। कंपनी जो ऑपरेशन कर रही है, जैसे भी काम धाम कर रही है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस दिखना चाहिए, सच्चाई दिखनी चाहिए। ठीक है सारे बच्चे, बात मेरी सुनिए तो जरा। कहिए मैम आपको क्या कहना था? यही तो कहना था। अच्छा मुझे बताओ, इस पॉइंट को अब खुद पढ़ो, मैं चुपचाप बैठूंगी, पानी पीऊंगी। अब तुम क्या करोगे? नजरें घुमाओगे और ये सारे पॉइंट्स तुम्हें याद हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6। जो भी आदमी इस टास्क को कर रहा है, पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क मतलब ऑडिटर, should take care to ensure that फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं कर रहे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं कर रहे। वो कैसे चेक करेगा? 6 पॉइंट्स, एक काम करो इसे पढ़ो और तुम्हें याद भी हो गए हैं। मैं पानी पीऊंगी जब तक तुम 6 पॉइंट्स को पढ़ोगे। बच्चों 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 बच्चों, बता दो तुम देखो, अच्छे से पढ़ना और डन लिख देना जब हो जाए।
डन डनाडन डन, बढ़िया है, सही है, डन मैडम, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। तो ये तुम्हें समझ में आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं कर रहे। ठीक है, अब आज का तुम्हारा होमवर्क भी ले लो। आओ आओ बच्चों, तुम्हें दे हम आज का होमवर्क। किधर है, किधर है, किधर है होमवर्क? अच्छा, एक और चीज, सभी बच्चों को बेटा ऑडिट का सभी बच्चों को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं मिला है, मान लो आपने क्लास एनरोल कर ली है और नहीं मिला है, तो सपोर्ट का फॉर्म फिल कर देना बेटा, टीम तुम्हें प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, जिसको भी अभी ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बैंक नहीं मिला है, सपोर्ट का फॉर्म फिल कर देना, टीम तुम्हें प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, ओके, मिल गया है, चलो फिर तो बढ़िया है। आओ मेरे साथ एक होमवर्क लो। चलिए, आपका होमवर्क ये है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसे तुम्हें लिख कर लाना है। ठीक है, नई नोटबुक बना लेना, एक बढ़िया सा सुंदर रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 4, जो भी आदमी ऑडिट करेगा उसे ये टेक केयर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं कर रहे। एक्सप्लेन स्टेटिंग क्लियरली द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। तुम्हें यहाँ पे ऑडिट का मतलब भी बताना है। ऑडिट क्या होता है? Audit is an independent examination of financial statements of any entity, irrespective whether it is profit oriented or not, irrespective of size and legal form. Such an examination is conducted to express an opinion. अब जो भी ऑडिट करेगा वो इंश्योर करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड तो नहीं कर रहे। कैसे करेगा? ऐसे करेगा जो तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ओके ओके मैडम, बढ़िया मैडम, चलिएगा, वेरी वेरी गुड। अभी कुछ बच्चों के पेट में दर्द हो रहा होगा, मेरे को पक्की बात पता है। क्या दर्द हो रहा होगा? मैडम ये हैंड रिटन नोट्स। ए बेटा, ऐप पे शिफ्ट हो जा, मिल जाएगा तेरे को। जैसे ही हम ऐप पे शिफ्ट होंगे ना, मैं तुमको ये प्रोवाइड कर दूंगी। किधर गया वो हैंड रिटन नोट? मिल भी नहीं रहा अब तो। मिल जाओ, ये रहा। ये जो लिखी हुई बातें हैं ये तुम्हें मिल जाएगी। कहाँ पे? ऐप पे, पर थोड़े दिन में। ठीक है, चलो, थैंक्स बेरा जी। चलिए, आज की क्लास होती है यहीं पे खत्म। मिलते हैं कल की क्लास में और गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं कल। चलो, ओके बेटा, मिलते हैं कल। टिल देन बाय, गुड डे, सी यू, बाय। अच्छा, अगर कोई बच्चे को बैच में एनरोल करना है तो आप www.ultimatecA.com के वेबसाइट पे जाएंगे। आप सभी को पता है, वहां से आप ग्रुप 2 का बैच या इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो भी एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है और करना चाह रहे हैं तो वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं अल्टीमेट सीए की। टिल देन, अल्टीमेट सीए आपको आपकी हेल्प के लिए तत्पर है, आगे है। अभी आज के दिन में तुम्हारा ऑडिट का क्लास खत्म होता है, FMSM बाकी है, उसमें चिल करना, मजे करना। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।